अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू बाइट्स। पेशे खिदमत है चिंजादी। लास्ट एपिसोड। हस्बे मामूल मेरी आंख अज़ान फजर की आवाज़ पर खुली। मैंने खुद को अपने बेड पर पाया। करवट बदली तो दर्द की टीस से कराहा। उठा उसी वक्त जब हस्बे साबिक बेजी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ये उनका मामूल था। जब वो नमाज के लिए बिस्तर छोड़ती थी तो दस्तक देकर मुझे बेदार किया करती। हालांकि मैं हमेशा उनकी दस्तक पर जाग रहा होता। वो फ़र्ज़ मादराना अदा किया करती और मैं उनको इस फ़र्ज़ की अदायगी और स्वाब से महरूम नहीं करना चाहता था, वरना उनको मना कर देता कि मैं खुद उठ जाया करता हूँ। ज़ख्मों पर मरहम पट्टी देखकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट उभरी और पहली बार अनोशा के लिए दिल में एहतराम का नरम गोशा पैदा हुआ। उसने दुश्मनों के निर्गे से निकाल कर और ज़ख्मों पर पट्टी करके दोस्ती का हक अदा कर दिया। लिबास बदल कर मैंने नमाज फजर अदा की और जब नाश्ते की मेज़ पर गया तो बेजी चेहरे पर जख्म देखकर बेकुल सी होकर मेरे करीब आई। ममता के मुकद्दस हाथों के लम्स ने रहा सहा दर्द भी दूर करके बड़ा सुकून दिया। घबराए नहीं बेजी, मैंने उनके हाथ की पुश्त पर दायां गाल रख दिया। रात मोटरसाइकिल बजरी पर फिसल गई थी। मामूली खराशी हैं। इस शैतानी सवारी को छोड़ क्यों नहीं देते बेटे? मैं तो पहले ही इसके खिलाफ थी। ठीक है बेजी, मैंने हंसकर कहा। आप कार खरीदने की दुआ दें, मैं उस शैतानी सवारी को छोड़ दूंगा। तंज कर रहे हो या मजाक? बेजी बर्राई हुई आवाज़ में बोली। ओ नहीं, मैं भला ऐसी गुस्ताखी कर सकता हूँ? मैंने उनको लिपटा लिया। लेकिन दुआ की दरख्वास्त तो ज़रूर करूँगा। काश मेरी दुआओं में असर होता। बेजी ने मेरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें क्या मालूम कि मेरे दिल में तेरे लिए कैसी कैसी दुआएं भरी हुई हैं। आपकी हर दुआ मुअस्सर है बेजी। मैंने उनके हाथों को आंखों से लगा लिया, वरना मैं हर कड़ी आजमाइश से सुरखरू कहाँ होता। अल्लाह तुम्हें हर आजमाइश से बचाए। उन्होंने दुआ दी और मेरे लिए चाय डालने लगी। आज स्कूल ना जाना, जख्म खुल गए तो मुंदमिल होने में देर लगेगी। माँ का हुक्म भी था। कुछ थकन और दर्द का भी एहसास। पर्चे भी मार्क करने थे। अगर रात वहाँ ना ले जाया जाता तो इरादा था कि रात भर मार्किंग करूँगा। इंसान इतना बेबस है कि आने वाले अगले मिनट पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता। सामान 100 बरस के जमा करता है और उसे आने वाले पल की खबर नहीं होती। जब फैसले का पत्थर लगता है तो चौंकता है और तूफान की आमद पर घबरा कर अपनी ज़ात के अंदर सामान को बचाने की कोशिश करता है। मेरी बड़ी बहन हस्बे मामूल जूँ ही बेजी को हकीम के पास ले जाने के लिए घर से निकली और मैं पेपर्स का बंडल खोल रहा था कि मेरे नथनों से वही नागवार मानूस बू टकराई। मैंने बंडल वापस रख दिया। तभी वो अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ अंदर आई। मैं 15-20 मिनट से यहाँ हूँ। तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह बड़ी शानदार खातून है। किसी दिन डॉक्टर नौशी की हैसियत से मिलूंगी उससे। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था जिस पर रेड क्रॉस का निशान बना हुआ था। उसने बॉक्स खोला और दवाएं निकालने लगी। रात उजलत में मरहम पट्टी ठीक तरह ना हो सकी। वारिस, बेजी की आवाज़ पर हम दोनों ऐसे हड़बड़ाए जैसे चोरी करते पकड़े गए थे। सुनो, मैं तुम्हारी दोस्त की बहन डॉक्टर नौशी हूँ। अनोशा ने दुपट्टा सर पर ओढ़ते हुए कहा। बेजी दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गई। बेजी, ये मेरे दोस्त जाबर की बहन डॉक्टर नौशी हैं, मैंने कहा। जाबर ने इनको भेजा है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अनोशा ने उनको झुककर ताज़ीम दी। जीती रहो बेटी। बेजी ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरा। बैठो। हाँ वारिस, मैं तुम्हें बताना भूल गई हूँ। आज मुझे तुम्हारे मामू के घर जाना है। शाजी साथ जाएगी। तुम रात खाने के लिए शाजी के घर जाना, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं ले जाओगे। बेहतर जी, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। हालांकि मैं पूछना चाहता था कि वो मामू के घर क्यों जा रही हैं और वापस कब आएंगी, मगर अनोशा की वजह से मैं चाहता था कि वो चली जाएं। बेनाम सा खौफ मेरे अंदर रच गया था कि बेजी जैसी दाना और तजुर्बाकार खातून डॉक्टर नौशी की असलियत पहचान लेंगी और फिर मेरी तरह वो भी इस जंग में शरीक हो जाएंगी। मैंने तन्हा ही इन शैतानी बलाओं से मुकाबला करने का फ़ैसला किया था। बेटी मुआफ़ कर देना। बेजी ने माजरत की। मेरी बेटी सड़क पर मेरा इंतज़ार कर रही है, वरना मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाती। कोई बात नहीं, अनोशा हंसकर बोली। आपने बेटी कह दिया तो किचन तक जाने का हक मिल गया। वैसे फिर आऊँगी तो आप जैसी प्यारी माँ के हाथों की बनी चाय ज़रूर पीऊँगी। हाँ तो चाय उधार। बेजी ने अपनी मखसूस बावकार मुस्कुराहट उसे दी और वहाँ से पलट गईं। मेरी नाक से इत्मीनान भरी तवील सांस खारिज हुई। पहले इतला और हमारा शक था कि जचान ने अपने ज़राए से मालूम कर लिया होगा कि एक आदमजाद अनोशा की खुसूसी दावत पर आया है। उसने मुझे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और अपना दस्ता भेज दिया, लेकिन जिंदा गिरफ्तार होने वालों की ज़ुबानी पता चला है
कि हातूफ कबीले के सरदार ने शब खून मारा है। उस कबीले से हमारी सदियों से मुखालफत चल रही है। मुझे तुम्हारे वालिदैन की हलाकत का अफसोस है। मैंने उसकी खूबसूरत उंगलियों को पट्टी खोलते देखकर कहा, क्या तुम्हारे यहाँ भी मातमदारी होती है? हाँ, अनोशा बोली, लेकिन सिर्फ एक दिन। वैसे मेरे भाई साशान ने सरदारी संभालते ही 3 दिन का सोग मनाने का ऐलान किया है। मेरी तरफ से ताज़ियत कर देना। साशान तुमसे माजरत करने 3 मातमी दिनों के बाद आएगा। उसने कमाल नरमी और महारत के साथ एक एक जख्म को साफ किया और पट्टियाँ करती रही। वो मसरूफ़ थी और मैं उसके हुस्न में डूबा सोच रहा था कि अगर तुम इतनी खूबरू हो जितनी दिखाई दे रही हो, और काश तुम्हारा ताल्लुक़ नस्ल आदम से होता तो तुम्हारी मोहब्बत को मैं सरमाए हयात बना लेता और तुम्हारे कुर्ब के नशे को रगे जान तक जज्ब कर लेता। क्या तुम किचन में जाकर अपने लिए अपना पसंदीदा मशरूब बना लोगी? मैंने आंखें मूंद कर पूछा। या मुझे इजाज़त दोगी और ये भी कि तुम क्या पसंद करती हो? तुम्हें शायद मालूम ना होगा, हमारा निज़ाम हाज़मा यानी मैदा साख्त और आदत से मुख्तलिफ है। अलबत्ता चाय वगैरह की आदत का आदी बना लिया है मैंने। अगर तुम बनाओगे तो पी लूँगी। तुम्हें बहैसियत डॉक्टर आला सोसाइटी में रहना होगा। मैंने उठते हुए कहा, क्या करोगी? नर्सरी से मेडिकल के फाइनल एग्ज़ाम तक जो कुछ करती रही हूँ। सोसाइटी से बचने का आसान नुस्खा मुझे मालूम है। किसी को दोस्त बनाओ ना दुश्मन। कोई नज़दीक ना होगा तो उसे अंदर झांकने का मौका नहीं मिलेगा। तुम लोग घुल मिल जाते हो, अपने राजों में दूसरों को शरीक करते हो और फिर डरते हो कि तुम्हें कोई उरियाना कर दे। मैं दोस्त नहीं बनाती और इस तरह कोई दुश्मन भी नहीं बनता। खासी दानाई की बातें करती हो। मैंने तारीफ़ी निगाहों से उसकी जानिब देखा, लेकिन वो तारीफ़ पर हमारी लड़कियों की तरह शर्माई नहीं। हमारे बुजुर्ग हम बच्चों को ऐसी दानाई की बातें बताती हैं। अनोशा ने उतरी हुई पट्टियाँ उठाते हुए जवाब दिया, बूढ़े हमारे लिए स्कूल का दर्जा रखते हैं। हम पर लाजिम है कि हम अपना फारिग वक्त बुजुर्गों की सोहबत में गुजारें। मैं चाय के साथ बिस्किट लाया। यकीनन तुम्हारा मैदा ये नरम ग़िज़ा कबूल कर लेगा। मैंने चाय का कप उसे थमा दिया। खाली चाय हमारी रवायत के खिलाफ है। वैसे तुम क्या खाते पीते हो? अगर बता दूं तो ला दोगे? उसने चाय का हल्का सा सिप लेकर मेरी आंखों से जैसे सवाल पूछा। हाँ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। मेरा घराना मेहमानों के मामले में कद्दामत परस्त है। नहीं लाओगे वारिस राजा, वो बोली, और मेरा भरम भी टूट जाएगा। किसी और मौजू पर बात करो। मसलन मौसम के लिहाज से हम शाम तक किसी पहाड़ी तफरीही मुकाम पर वक्त गुजार सकते हैं। मैं आज का दिन तुम्हारे लिए लाई हूँ। कल मुझे अस्पताल जाना है। आज 28 तारीख है और मैं कलील तनख्वाह पाने वालों जैसा हूँ। यकम के बाद किसी दिन मैं ले जा सकता हूँ। आने जाने की सहूलत मेरे पास है। अनोशा कहने लगी, चाय के लिए तो तुम्हारी जेब इजाज़त दे सकती है, लेकिन फिर भी माजरत करूँगा। मैंने जवाब दिया, मुझे कल हर सूरत पेपर्स मार्क करके वापस भेजने हैं। चलो नहीं जाएंगे, मार्किंग में तुम्हारी मदद करूँगी। ये मैथ के पेपर्स हैं, मेडिकल के नहीं। मैंने उसकी खाली प्याली अपनी ट्रे में रखते हुए बताया। बद इखलाकी से कता नज़र कहूँगा तुम चली जाओ। मैंने निगाहें चुराते हुए कहा, तुम्हारी मौजूदगी में मेरे लिए कुछ करना मुमकिन ना होगा। इतनी दिल खुशकुन बात की खुशी में वो चहकी। मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हारी तवज्जो हासिल करने लगी हूँ। मैं जा रही हूँ, कल तो मिल सकती हूँ ना? बेजी की मौजूदगी में नहीं। बेजी खुश होंगी। अपने बेटे की ड्रेसिंग करने वाली डॉक्टर से वो नाखुश नहीं होंगी। वो मुस्कुराती हुई उठी और खुदा हाफिज कहती हुई कमरे से निकल गई। उसने सही कहा था। जब वो चली गई तो जैसे कमरे की रोशनी और मेरा सुकून साथ ले गई। भरा भरा रोशन कमरा एकदम खाली और तारीक महसूस होने लगा। वाकई उसने मेरी तवज्जो हासिल कर ली थी। मेरा ख्याल था कि मैं उस जिनजादी से नफ़रत करता हूँ, लेकिन ये नफ़रत तो ना थी कि उसके जाने के बाद दिल के किसी गोशे में पछतावे ने डेरे डाल दिए। ये कैसी नफ़रत थी कि मैं उसको निकाल कर उदास हो गया था। मैं दिन भर पेपर्स में उलझा उसे याद करता रहा। शाम 5 बजे मैं सस्ताने की नीयत से लेटा ही था कि आपा और बेजी आ गई। मुझे एहतरामन उठकर बेजी के कमरे में जाना चाहिए था, लेकिन कसलमंदी के नीचे दबा लेटा रहा था कि मेरी आंखों में आपा की ऊंची आवाज़ पड़ी। उनके अल्फाज पूरी तरह समझ न आए थे, मगर इतना जान गया था कि आपा गुस्से में बोल रही हैं। मेरी आपा ख़ानदानी रवायात की मुकम्मल और ज़िंदा मिसाल हैं। ऊंची आवाज़ में बोलना उनकी आदत में नहीं। कुछ गैर मामूली बात थी जो वो गरज रही थी। वही बात मालूम करने में बेजी के कमरे में चला गया। बेजी ने मेरे कदमों की चाप सुनकर चेहरे से चादर उतारी। तुम वापस जाओ वारिस, यहाँ माँ बेटी का मामला है। खिलाफ आदत बेजी ने तुरश आवाज़ में हुक्म दिया। नहीं, आपा गरज कर बोली।
ये माँ बेटी का नहीं बल्कि पूरी राजपूत कौम का मामला है। बेजी, मैं लावारिस और बेसहारा औरत नहीं हूँ। बात क्या है आपा जी? मेरी बात तुमने नहीं सुनी, बेजी ने कड़कती आवाज़ में कहा। चले जाओ और तुम शादी शाम तक मुझे मोहलत दो। अगर तुम्हारे दर्द का मुदावा मैं ना कर सकी तो फिर। आपा, मैंने भड़क कर पूछा, मुझे बताइए क्या हुआ है? उस कुत्ते ने, आपा हलक फाड़ कर बोली, सुल्तान ने आज फिर मुझे तांगे से उतारने की नापाक जसारत की है। आपा रोने लगी तो मैंने उनके सर पर हाथ रखा। वो मेरा दुपट्टा ले गया है, बस आप रोना बंद करें आपा। मैंने जलते लहजे में कहा, आपका भाई जिंदा है, मैं उसे इस तरह मारूंगा कि उसे कफन भी नसीब नहीं होगा। मैं। बकवास बंद करो वारिस। बेजी की आवाज़ गजबनाक थी। आज ये बेशक लावारिस और बेसहारा नहीं है, लेकिन जब उस कुत्ते को मार दोगे और खुद फांसी पर लटक जाओगे तो हम लावारिस और बेसहारा हो जाएंगे। उसके 5 भाई हैं, क्या वो हमें चैन इज्जत से जिंदा रहने देंगे? लिहाजा तुम। नहीं बेजी, मैं दहकती आवाज़ में बोला, मुझे कोई हुक्म ना दीजिएगा। अगर मैं खामोश रहा तो हमारे ख़ानदान की औरतें दुपट्टे नहीं ओढ़ेंगी। जिस चीज़ का कोई मुहाफिज ना हो उसे लोग छुपा छुपा कर रखती हैं। जिन बहनों के जवान भाई बुजदली और बेगैरती की चादर ओढ़ लें, उन बहनों की चादरें महफूज नहीं रहती। बहनों के दिल में भाइयों का जो मान होता है वो टूट जाता है। एक मौका अपनी माँ को दे दो बच्चों, बेजी ने गिड़गिड़ाती आवाज़ में कहा। मैं इस खानदान की रवायात और नामूस की मुहाफिज हूँ। हाँ, अगर मैं नाकाम हो गई तो तुम आगे बढ़ना। तुम भी इस राह में शहीद हो जाओ तो शाजी अपनी चादर का इंतकाम लेगी। ये मेरा हुक्म है तुम दोनों के लिए। मैं पहली और आखिरी बार आपके हुक्म, जोश से नहीं होश से काम लो। आपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अपने भाई को खुद दुआओं की छाँव में रुखसत करूंगी, लेकिन अभी नहीं। वो अपनी पचैरों में शहर चला गया है। मेरे जबड़े दर्द करने लगे और कनपटियों का खून ठोकरें मार रहा था। सारा वजूद तड़कने लगा। मैं सुल्तान को बिल्कुल भूला हुआ था। वो भी कभी दुश्मन के रूप में मेरे सामने न आया। मेरा ख्याल था उसने एक शरीफ मर्द की तरह हालात से समझौता कर लिया है, लेकिन आपा ने फिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब था कि पहले भी सुल्तान के गलीज हाथ मेरी बहन की जानिब उठे थे और माँ बेटी ने मसलहत की चादर में चुप साध रखी थी। चंद बरस पहले सुल्तान का रिश्ता आपा के लिए आया। वो खाता पीता घराना था। सुल्तान एक तालीम याफ्ता नौजवान था और कानून साजी असम्बली का मेंबर। बज़ाहिर इनकार की कोई वजह न थी, फिर भी बेजी ने माजरत कर ली। उनके नज़दीक दौलत और शोहरत से कहीं ज़्यादा ज़ात बरादरी की परख ज़रूरी थी, और सुल्तान का ताल्लुक़ ऐसे ख़ानदान से था जो माजी में हमारे घरों में काम किया करता था। मैं सरतापा दहकता अंगारा बन गया। ऐसी रीत और कोई मिसाल हमारे ख़ानदान की तारीख में ना थी कि किसी ने हमारी इज्जत और नामूस की तरफ मैली आंख से देखा और वो आंख दूसरे दिन का सूरज देख सकी हो। हमारी राजपूत दादियाँ और माएँ इज्जत और नामूस की अहमियत और हिफाजत का दरस सबसे पहले दिया करती थीं। यही वजह थी कि जब बेजी ने मुझे रोका था तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी। ख़ानदान की सबसे बड़ी और मोतबर माँ मुझे इंतकाम लेने से रोक रही थी, जो खुद को ख़ानदानी रवायत का अलमबरदार और अमीन भी कहती थी। शायद उन पर ममता का जज्बा गालिब आ गया, या ख़ानदान के वाहिद चिराग को वो किसी तूफ़ान के सपुर्द करने से घबरा रही थी। कुछ भी था, उनकी अपनी सोच और मजबूरी थी और मेरी अपनी एक जिम्मेदारी थी जिसे मैं बाहर तौर निभाने का फ़ैसला कर चुका था। मैंने अपनी शिकारी राइफल साफ़ की। रात अभी स्याना हुई थी कि मैं घर से निकल गया। अंधेरों और एहतियाती इकदाम की उसे परवाह होती है जिसे अपना आप छुपाकर कोई कार्रवाई करनी होती है। मुझे तो खुद को सुरखरू करना था, तमाम बरादरी की बहनों बेटियों के मान को यकीन देना था और भेड़िया खसलत लोगों को दर से इबरत देना था। इसलिए मैं अंधेरे का मोहताज ना था। सुल्तान की महलनुमा कोठी मेरे घर से 3 मील के फासले पर थी और दरमियान में एक बरसाती नाला था। मैं अपने ज़राए से मालूम कर चुका था कि सुल्तान शहर से वापस आ गया है और इलाके के बल्दियाती कौंसलों और चेयरमैनों की मीटिंग के सदारत करने का प्रोग्राम रखता है। मैं इलाके के मौजूदीन की मौजूदगी में उस पर फ़र्द जुर्म आयद करना और उसे सजाए मौत देने का इरादा लेकर घर से निकला। अभी मैं कोठी से थोड़ा दूर ही था कि मेरी नज़र मुतहरिक टॉर्चों की रोशनी पर पड़ी। सामने से बहुत से मर्द और औरतें आते दिखाई दिए। पहले मैंने सोचा कि मीटिंग ख़त्म करके लोग घरों को जा रही हैं, फिर औरतों और बच्चों को देखकर सोच बदल गई। किसी ने मेरे चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डाली तो मेरी आंखें तेज़ रोशनी से चुंधिया गईं। ओए, ये तो राजा साहब हैं, एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। दूसरे लम्हे चौधरी आरिफ मेरे हाथ थाम चुका था। क्या वहाँ भी इतला पहुँच गई है? कैसी इतला? मैंने मुसाफा करते हुए पूछा। कुछ मर्द इर्द गिर्द रुक गए थे और औरतें कतराती हुई आगे जाकर ठहरी थीं।
मलिक सुल्तान के साथ अजीब हादसा हुआ है, आरिफ ने जवाब में बताया। जो सुनता है दांतों में उंगलियां दबा लेता है। इलाके में खौफ व हरास फैल रहा है। हुआ क्या उसके साथ? मेरी धड़कनें मेरे सीने को धमकाने लगी थीं। बड़ा अजीब वाकया हुआ है, दूसरा शख्स बोल पड़ा। मलिक साहब जो ही जलसे में तकरीर करने खड़े हुए, आसमान से बड़ी बड़ी चमगादड़ों का गौल चीखता हुआ नीचे आया और मलिक साहब पर सबने हमला कर दिया। सुना है हाजरीन से जो भी मलिक साहब को बचाने उठा उसे भी चमगादड़ों ने नोचना शुरू कर दिया। जब मलिक साहब बेहोश होकर गिरे तो तौबा तौबा मेरी, कहते हैं किसी तरफ से काली और सफ़ेद बिल्लियों का झुंड दौड़ता हुआ आया और देखते ही देखते मलिक साहब के बदन का गोश्त उधेड़ कर खा गया। मैंने खुद लाश देखी है, बस हड्डियों का ढांचा रह गया है। नाकाबिले यकीन वाकया है। मैंने बामुश्किल आवाज़ को संभाल कर कहा, मैं एक काम से मिलने आया था। बड़े बूढ़े कहते हैं मलिक ने ज़रूर किसी वली बुजुर्ग की बेअदबी की होगी। आरिफ बोला, सुना है चमगादड़ और बिल्लियाँ बदरूहें होती हैं। मैं उनकी बातें सुनता हुआ वापस अपने घर के रास्ते चल पड़ा। मेरा काम मेरी दोस्त ने कर दिया। जब मैं बरसाती नाले के पेट में उतरा तो मशरिक से गोल चांद सवा नेज़े ऊपर आ चुका था। नाले के मुतहर्रिक पानी में कई चांद उतरे दिखाई दे रहे थे। मैं अनोशा को सोच रहा था। किसी को भी मालूम न था कि मलिक सुल्तान ने किसी वली बुजुर्ग की नहीं बल्कि एक इफ़्फ़त माब खातून का सर नंगा करने की बेअदबी की थी। उसे किसी वली पीर की बद्दुआएं नहीं लगी थीं, बल्कि वारिस राजा की दोस्त अनोशा ने अपने दोस्त की बहन की तौहीन का इंतकाम लिया था। वो काबिले नफ़रत मखलूक मेरे लिए काबिले एहतराम बन गई, जिसने मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त के दुश्मन को इबरतनाक सज़ा दी। राजा साहब, अकब से आवाज़ आई। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा। नाले के किनारे सफ़ेद लिबादे में मलबूस अनोशा खड़ी थी। ऐसी बेमुरवती क्या, हम हैं मशाक और आप हैं बेनियाज। बाबा शाम से यहाँ घूम रही हूँ। मैं आधा घंटा कबल यहाँ से गुजरा था। मैं जूतों की परवाह किए बगैर पानी से गुजरता उसके करीब चला गया। तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बुलाया? भाई, तुम अपने दुश्मन को इंतकाम का निशाना बनाने जा रहे थे। वो पाँव नीचे लटका कर बैठ गई। क्या मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मैं उसके बिल्कुल करीब बैठ गया। मैंने तुम पर तो कोई एहसान नहीं किया वारिस राजा। वो पानी में कंकरी उछाल कर बोली, तुम्हारी आपा तुम्हारे हवाले से मुझे भी तो अजीज़ है। लेकिन तुम्हें बताया किसने आपा के साथ? मैंने तुम्हें बताया था। वो मेरी बात कता करके बोली, मैं गई कहाँ थी? जब तुमने काम का बहाना करके मुझे कमरे से निकाल दिया तो मैं माँ जी के बेड पर जाकर लेट गई। फिर सारी बातें मैं सुन रही थी। अगर माँ जी तुम्हें इजाज़त दे भी देती तो मैं तुम्हें फिर भी बचा लेती। हम सब के लिए तुम बड़े अहम हो। सुनो डॉक्टर, ना जाने कैसे मेरे जहन में वो सवाल उभरा, क्या तुम्हारी सिपाह मेरे पाक वतन का दिफा भी कर सकती है? कुछ कह नहीं सकती। सिपाह का कमांडर तुम्हारा दोस्त साशान है, अनोशा बेपरवाही से बोली। मैंने आज उसी से मदद तलब की थी। मेरे बाबा के बाद तमाम इख्तियारात साशान ने संभाल लिए हैं। क्या वो खुद आया था? हाँ, वही कमान कर रहा था, अनोशा ने बताया। फिर झुककर उसने दायां पांव पानी में उतारा और पानी उछालने लगी। अगर मैं किसी वक्त ये कहूँ कि मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है तो तुम मेरी मोहब्बत को खुद गर्जी का ताना तो नहीं दोगे? तुम बहन भाई के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मैंने सीने पर हाथ रखकर जज्बाती लहजे में जवाब दिया, बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? किताबों के इल्म और इंसानों की मोहब्बत ने, वो हौले हौले मध्यम आवाज़ में बोलने लगी, मेरे अंदर आला सोसाइटी की ख्वाहिशात और नुमाइशी बूदोबाश की आरजू पैदा कर दी है। तुम इनकार नहीं करोगे कि तुम्हारे यहाँ हर शय दौलत के पैमाने से नापी तोली जाती है। आला सोसाइटी की पहली ईंट दौलत है। दौलत के बगैर ज़िंदगी की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। मैं तुम्हारे ख्यालात की तरदीद नहीं करूँगा। मैंने भी संजीदा आवाज़ में जवाब दिया, बेशक दौलत ही इज़्ज़त, वकार, शोहरत, शनाख्त और ताकत है। दौलत किसी गधे के अकाउंट में हो तो लोग उसे भी झुक झुक कर सलाम करेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए दौलत का हसूल कोई मसला तो नहीं। तुम जब चाहो कोई भी बैंक खाली कर सकती हो। नहीं वारिस, वो सिसक कर बोली, हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से किए गए अहद के पाबंद हैं। हम चोरी नहीं कर सकते, लेकिन तुम इंसान किसी अहद की पासदारी नहीं करते। मैं चाहती हूँ दौलत के हसूल के लिए तुम ताउन करो। मैं फौरी तौर पर एक कोठी और कार खरीदना चाहती हूँ। इसके लिए तुम मेरी मदद करो। उसने बात मुकम्मल कर ली या मुझे गुमसुम पाकर खामोश हो गई। इर्द गिर्द झींगर और मेंढकियाँ तवातर से बोल रही थीं, या फिर छोटे छोटे पत्थरों से टकराते पानी की मधुर मौसीकी खामोश फिजा में सुनाई दे रही थी। मैं बड़े दुख और नदामत से सोचने लगा, ये कैसी बदकिस्मती है और बेबसी मेरे साथ है कि मेरी मोहसिना ने पहली फरमाइश की और मैं माली परेशानियों में घिरा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता।
अगर अनोशा टीवी, फ्रिज या पंखा मांगती तो मैं वाकिफ कार डीलर से उसे खरीद देता, जिस तरह मैंने अपने लिए मोटरसाइकिल खरीदी थी। लेकिन कोठी और कार, हाँ, अगर मैं उसका दिल रखने और अपना भरम बचाने की खातिर अपनी आबाई ज़मीन फ़रोख्त कर देता तो उसकी फरमाइश शायद पूरी हो जाती। मैं तो उसके लिए यकीनन ऐसा कर गुजरने की हिम्मत रखता था, मगर ज़मीन फ़रोख्त करने की माँ से इजाज़त हासिल करना ऐसे ही था जैसे मैं उनसे ये इजाज़त लूँ कि मुझे आपा शाजिया को फ़रोख्त करने दें। हाँ, उनके नज़दीक ज़मीन की अहमियत और हुर्मत ऐसी ही थी। मुझे उनकी ये नसीहत और तरबियत थी कि ज़मीन माँ बहन के समान होती है। क्या सोचने लगे हो वारिस? अनोशा बोली तो मैं चौंक पड़ा। क्या मेरी मदद नहीं करना चाहते? सोच रहा हूँ क्या जवाब दूँ, मैंने तवील सांस लेकर कहा। मगर तुम तो अपनी जान कुर्बान करने का दावा कर चुके हो, वो हंसकर बोली। हाँ, मैंने जवाब दिया, इसलिए कि जान कीमत नहीं मांगती और जो कुछ तुम मांग रही हो उसके लिए 1000 नहीं बल्कि लाखों में कीमत अदा करना पड़ती है, और मैं अपनी तनख्वाह से बमुश्किल मोटरसाइकिल की किस्तें अदा कर रहा हूँ। अरे नहीं, वो फिर हंसने लगी। मैंने कब कहा कि तुम कीमत अदा करो? फिर मैं ऐसे बोला जैसे डूबने वाले की नाक पानी से बाहर निकली हो। फिर मैं मदद कैसे कर सकता हूँ? सुनो, वो मेरे और करीब खिसक आई। मेरी मजबूरी है कि मैं बराह रास्त चोरी डाके के जरिए दौलत हासिल नहीं कर सकती, लिहाजा मैं दौलत का चलता फिरता ढेर तुम्हें दिखाऊंगी और तुम उस ढेर से दौलत हासिल करोगे। ओह नहीं, मैं उछल पड़ा। बी ईजी माई डियर, अनोशा ने मेरी कलाई पर थपकी दी। तुम्हारे यहाँ एक अकीदा है कि पुराने गीदड़ के सर में गीदड़ सिंगी होती है और एक खास सांप के मुंह में मोती रहता है। अगर कोई ऐसे गीदड़ और सांप की निशानदेही कर दे तो क्या तुम उनसे नायाब चीज़ें हासिल नहीं करोगे? वो और बात होगी। तुम्हारी सोसाइटी में भी ऐसे गीदड़ और सांप हैं, अनोशा बोली। मुनशियात फरोश, स्मगलर्स, ज़खीरा अंदोज, ब्लैकमेलर और बेईमान ताजिर, क्या ये गीदड़ और सांपों जैसे नहीं हैं? क्या इनकी वजह से तुम्हारी कौम तबाह और तुम्हारा मुल्क बदनाम नहीं हो रहा? क्या ऐसे लोग किसी रियायत के अहल हैं? उनका किरदार अपना है, उनकी गोर उनकी गर्दन पर होगी। मैंने अपना फ़लसफ़ा झाड़ा। किसी बुरे की खातिर हम बुराई का इर्तिकाब क्यों करें? चोरी डाके में ये कब रवा है कि फलां के घर चोरी जायज़ है? रवा है राजा, बिल्कुल रवा है, वो पुरजोर आवाज़ में बोली। ये मुनशियात फरोश अपनी दौलत से कभी खुद कानून साजी असम्बली में जा बैठती हैं और कभी तुम्हारे मुंतखब नुमाइंदों को खरीद लेती हैं, और वह मेंबरान दाखिली और खारजी ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जो उनके आकाओं के मुफाद में होती हैं। इनको कभी परवाह नहीं होती कि गलत पॉलिसियों के जहर से कौम अंदर बाहर से बीमार हो जाएगी। एक स्मगलर दौलत के बलबूते पर पूरा थाना खरीद लेता है और फिर किसी गरीब की बहू बेटी उठा कर ले जाता है, जिस तरह भेड़िया बाड़े से भेड़ घसीट ले जाता है। कोई ताजिर दौलत की ताकत से किसी कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। क्या तुम ऐसे लोगों के पास इसलिए दौलत रहने दोगे कि चोरी डाका गुनाह है? नहीं वारिस, नहीं। इन लोगों की तरफ से आंखें बंद करके तुम ईमान के तीसरे दर्जे से भी गिर जाते हो। मैं ऐसे ही जालिमों और भेड़ियों की ताकत निचोड़ना चाहती हूँ। तुम एक सांप के अंदर से जहर ज़ाइल करके इंसानियत की खिदमत करोगे। तुम भेड़ियों के खूनी पंजे तोड़कर कई गरीबों का सुकून बहाल कर दोगे। बोलो, मेरा साथ दोगे? हाँ, लेकिन मैं चोरी डाके का आदमी नहीं हूँ। मैंने अटक अटक कर अपनी बात मुकम्मल की। मैं शायद। तुम इसकी फिक्र न करो वारिस, वह पुरजोश लहजे में बोलकर हाथ मलने लगी। हम पेशावर शिकारी के तरीके इस्तेमाल करेंगे। शिकारी अपनी गोली से शिकार मार गिराता है और उसका मुआविन जंगल में दाखिल होकर शिकार उठा लाता है। मैं अपनी ताकत की गोली से शिकार किया करूंगी और तुम बेखतर जाकर उसके मुंह से मोती निकाल लाया करोगे। आओ चलें। तुम्हारी माँ और आपा तुम्हारे लिए परेशान होंगी। लो, मेरा हाथ थाम लो। मैंने उसका गुदाज हाथ जूं ही हाथ में लिया, इम्बसातो कैफ की लहर ने मुझे बेहवास कर दिया। जब मेरे हवास को लिबास मिला तो मैंने खुद को अपने बेड पर पाया। वह मेरे कमरे में मौजूद थी। तभी मेरी समाज से कदमों की चाप टकराई। शायद अनोशा इसीलिए गायब हो गई थी। तुम कहाँ थे वारिस? बेजी और आपा एक साथ कमरे में दाखिल हुई और आपा लपक कर मेरे करीब आई। सच बोलना वारिस, क्या तुम उधर गए थे? हाँ आपा, मैं उधर गया था, मैंने उठते हुए जवाब दिया। लेकिन कुदरत मुझसे तेज साबित हुई। वो हलाक हो चुका था। हलाक? आपा की चीख निकल गई। कैसे? मैंने उनको वहाँ खेले जाने वाले खूनी ड्रामे की तफसील बता दी। ओह नहीं, आपा मुर्तइश आवाज़ में बोली। वारिस, क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, बेजी खलाओं को घूरते हुए बोली। मुझे यकीन है वारिस सच कह रहा है। वारिस, जब भी कुदरत की हामिल वो हस्ती तुमसे मिले तो मेरी तरफ से उसका शुक्रिया अदा कर देना।
कौन हस्ती? आपा ने पूछा। वो कौन है? हमारा मोहसिन? आओ चलें, बेजी ने आपा का हाथ थाम कर कहा। कभी मुनासिब हुआ तो बता दूंगी। आपा अपनी हैरतों के साथ वहां से चली गई। जो ही बगली दरवाज़ा बंद हुआ, अनोशा कुर्सी पर नीम दराज हालत में दिखाई दी। उसके मुनाबिब भरे भरे होंठों पर सरशारी नुमाया थी। मैं भी मुस्कुराती और मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखने लगा। वो दोनों मुल्हिका कमरे में थीं, इसलिए हमारी आंखें खामोश गुफ्तगू करने लगीं। वो पहली रात थी जब अनोशा मेरे एहसासात और जज्बात के साथ तमाम रात मेरे कमरे में रही। मैं बेड पर था और उसने कुर्सी ना छोड़ी। मैं जलती ख्वाहिश को जुबान देने की जुर्रत न कर सका और उसने भी अपना भरम बरकरार रखा। मेरा वो खौफ उसने दूर कर दिया जो जिनजादी की मोहब्बत और अंजाम ने मेरे अंदर भरा हुआ था। अगर अनोशा ने कुर्बत मांग ली तो मेरा अंजाम क्या होगा? वो मुझे घंटेरी की तरह चूस कर मेरी फोक मेरी माँ पर उगल कर गायब हो जाएगी। लेकिन रात और कुर्बत ने मेरे सारे वसवसे दूर करके मेरे दिल में अनोशा के लिए नरम गोशा बना दिया। मैं उस बावकार और मुअज़्ज़ज़ जिनजादी से मोहब्बत करने पर मजबूर हो गया। सुबह जब नमाज फजर के बाद मैं बेदार हुआ तो वो कुछ इशारे करती कमरे से निकल गई। फिर जब वो वापस आई तो मैं नाश्ते से फारिग हो चुका था। मैं नाश्ते में तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, मैंने मध्यम आवाज़ में कहा। कहाँ थी? नाश्ता करने गई थी, उसने भी सरगोशी में जवाब दिया। आइंदा खाने पीने के मामले पर बहस नहीं करोगे। ये वाहिद मामला है जिसके लिए मैं तुम्हारा साथ न दे सकूंगी। वादा करो, जिद नहीं किया करोगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारा स्कूल 9 बजे लगता है, वह झिझक कर बोली। मैं चाहती हूँ 9 बजे से पहले हम शिकार से फारिग हो जाएं। ओह, मैं चौंका। क्या आज ही? हाँ, वो मुस्कुराई। मैं कई दिनों से एक शिकार के ताक़ुब में हूँ। आज 8 बजे होटल सिमाब के रूम नंबर 207 में राशिद बनफ्से नफीस एक पार्टी को 15 लाख की पेमेंट करेगा। मैं उसे कैश समेत बाहर ले आऊँगी। हमारे पास किराए की गाड़ी होगी। वहाँ से राशिद को हम होटल कहकशां के रूम नंबर 225 ले जाएंगे। वो कमरा उसी के नाम बुक है। लेकिन वो मेरी शक्ल देख लेगा फिर? अनोशा ने कहा। नहीं, अनोशा ने बताया, जब उसे होश आएगा तो वो भूल चुका होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। अगर ये बात है तो बराह रास्त वहाँ ही क्यों ना चलें? मैं ना जाने क्यों मुजरिमाना वारदात के लिए तैयार हो गया। नहीं, अनोशा ने जवाब दिया। वो लाहौर से बाय एयर आ रहा है और एयरपोर्ट से सीधा पार्टी से मिलने जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है वो मुझे याद नहीं रखेगा? मैंने अपनी तसल्ली के लिए पूछा। मैं डर रहा हूँ। ख़ानदान और पेशे के हवालों से बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्स हूँ। क्या मुझ पर तुम्हें एतमाद नहीं? मैं तुम्हें कोई नुकसान दे सकती हूँ, उसने प्यार और लगावट से कहा। उसके सारे हवास पर मेरा कब्जा होगा, तुम तो सिर्फ कैश हासिल करोगे। बज़ाहिर गाड़ी से निकलकर मैं तन्हा होटल में दाखिल हुआ। होटल का रेस्टोरेंट बहुत मसरूफ़ था। वह वक्त नाश्ते के दरमियान का था। मैंने काउंटर क्लर्क से एक और मेहमान के बारे में पूछा जो अनोशा की मालूमात के मुताबिक इसी होटल में ठहरा हुआ था। क्लर्क ने कीबोर्ड देखकर मुझे कमरा नंबर बताया और मैं उसका शुक्रिया अदा करता सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। हालांकि सामने लिफ्ट का दरवाज़ा भी था, लेकिन मैं कम से कम निगाहों में रहना चाहता था। तुम दस्तक देना। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अनोशा की सरगोशी सुनाई दी। मैं पहले अंदर चली जाऊंगी और तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल दूंगी। मतलूबा दरवाजे पर रुककर मैं लहजा भर झिझक का शिकार हो गया। मेरे अंदर का इंसान ठिठक गया, लेकिन वो ताकत जो मुझे दरवाजे तक ले गई वो यकीनन मेरे इरादों पर भी अपना कंट्रोल बरकरार रखे हुए थी। दस्तक से पहले उसने दरवाज़ा खोल दिया था। वो तकोन की शक्ल में सामने तपाई के गिर्द सिल पत्थर बने पथराई निगाहों से दरवाजे की जानिब देख रहे थे। मेरे लिए तीनों चेहरे अजनबी थे। दोनों बैग उठा लो, अनोशा की आवाज़ उभरी। मैं झिझकता हुआ आगे बढ़ा। तीनों ने कोई हरकत ना की, बस पथराई हुई निगाहों से दरवाजे को देख रहे थे। मैंने दोनों बैग उठा लिए। एक सफरी बैग था और दूसरा ब्रीफ केस नुमा। ठीक है, निकल चलो, अनोशा ने हुक्म दिया। किराए की गाड़ी मैंने अपने घर से दूर छोड़ी थी। मैं नहीं चाहता कि पड़ोसी मुझे कार में आता जाता देखें। दोनों बैग लिए जब मैं घर पहुंचा तो बेजी को आपा हस्बे मामूल हकीम के यहाँ ले जा चुकी थी। मैंने अपनी चाबी से अपने कमरे का ताला खोला और बैग बेड पर फेंक दिए। अब तुम स्कूल से फारिग होकर मेरे लिए लालाजार या गुलिस्तान एरिया में सिंगल स्टोरी मगर दीदा जेब कोठी खरीदोगे और फिर एक सुर्ख रंग की कार। सिर्फ 1 लाख मेरे अकाउंट में होंगे। बाकी रकम और इस बैग की सारी रकम तुम्हारी। क्या दूसरे बैग में भी? मैंने बैग की जिप खोलते हुए पूछा। मैंने वो बैग खोला तो ऐसे उछलकर पीछे हटा जैसे अंदर फन फैलाए स्याह नाग था। मेरी हरकत पर अनोशा ने दबा दबा कहकहा लगाया। अंदर स्याह नहीं बल्कि सफ़ेद कई नाग थे।
वो बैग हेरोइन के थैलों से भरा हुआ था। नहीं, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं, मैं हज़ियानी अंदाज में बोला। मैं तुम्हारी खातिर जितना कुछ कर चुका हूँ वही हजम नहीं कर पा रहा। ये आग मैं अपने घर में नहीं रख सकता। पगले दोस्त, अनोशा बोली, तुम्हें घर रखने को कौन अहमक मशवरा दे रहा है? ये तो आज रात ही कैश में बदल जाएगी। मत फजूल बातें करो, मैंने उसका हाथ झटक दिया। मैं इस मकरूह धंधे में खुद को मुलविस नहीं करूँगा। तुम इरादतन ये आग नहीं लाए हो, वो समझाने के अंदाज में बोली। हक़ाइक़ को नज़रअंदाज न करो वारिस, तुम्हारी माँ कैंसर की मरीज़ा है। मैं उनकी रिपोर्ट पढ़ चुकी हूँ, तुम भी जानते हो, मगर माली मजबूरी की वजह से तुम उनका इलाज किसी माहिर डॉक्टर की बजाय हकीम से करवाने पर मजबूर हो। सुनो दोस्त, माँ जी का मर्ज अभी इब्तदाई स्टेज पर है। उसका इलाज महंगा और तवील होगा। तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। मैं कोई फॉरेनर पार्टी तलाश करूँगी। हम ये आग अपने मुल्क की सरहदों से बाहर धकेल देंगे। चलो बैग बॉक्स में रखो और स्कूल चले जाओ। मैं भी कुछ वक्त आराम करके बाहर चली जाऊँगी। याद रखना, आज तुम्हें कोठी का मामला फाइनल करके वापस आना है। मैं वाकई मजबूर था। मेरी प्यारी माँ मेरे सामने घुल रही थी, लेकिन मैं बेबसी का लिबादा ओढ़े रोता रहता था। लेकिन हेरोइन फ़रोख्त करना, यह गलीज़ बिजनेस मेरे मिजाज और ज़मीर के खिलाफ था। मगर अनोशा हमेशा की तरह मेरे इरादों को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने में कामयाब रही। उसने दूसरे दिन मुझे डेनमार्क का बाशिंदा तलाश कर दिया और 12 लाख पर हमारा सौदा तय हो गया। मैंने हंगामी बुनियादों पर अनोशा के लिए गुलिस्तान में खूबसूरत कोठी खरीदी और उसका अकाउंट खोलकर 1 लाख जमा करवा दिया। इस तरह मेरे पास कुल 17 लाख बच गए थे, जो मैंने अब्बा जी के जंग आलूद मतरूक सेफ में महफूज कर लिए और बेजी के लिए डॉक्टर रहमान से वक्त भी ले लिया। एक शाम में अनोशा की कोठी पर गया तो उसने बताया कि उसने हाउस जॉब के लिए हमारे शहर के अस्पताल में हाजिरी दी है। मैं उसकी कोठी की आराइश व ज़ेबाइश देखकर उसके आला ज़ौक़ की तारीफ़ किए बगैर न रह सका। उसने अपने बेडरूम पर खुसूसी तवज्जो दी थी। डबल बेड पर जो बेडशीट बिछी हुई थी उसके दरमियान तवील सुरख पट्टी थी। ये तकसीम मैंने करवाई है। वह बेडशीट की तरफ इशारा करके बोली, एक हिस्सा तुम्हारे लिए मखसूस है। मेरे लिए क्यों? इसलिए कि अब तुम रात यहाँ बसर किया करोगे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझ पर ही छोड़ दो। एक खुश रंग लड़की चाय और ड्राई फ्रूट ले आई। अंदर आई तो मैं कुछ कहते कहते रुक गया। तुम अब छुट्टी करो, अनोशा ने ट्रे मेरी तरफ खिसकाते हुए लड़की से कहा, और खाला को मेरे पास भेज दो। बीबी जी, लड़की निगाहें झुकाकर चादर का पल्लू मसलते हुए बोली, खाला और बिल्लियां लाने को कहती है। भाई लाहौर चला गया है, मैं और बिल्लियां नहीं पकड़ सकती। अच्छा जाओ, उस बूढ़ी औरत को तो नस्ल नस्ल की बिल्लियां पालने का खबत है। अनोशा ने मसनूई खफकी का इजहार किया, लेकिन मैं समझ गया था। अनोशा गालिबन यहाँ बिल्लियों की फौज तैयार करना चाहती है। लड़की चली गई तो मैंने अपने लिए चाय कप में उंडेलते हुए पूछा, क्या आवारा बिल्लियां सुधा लोगी? तजुर्बा तो किया जा सकता है, वो बोली। हाँ, तो मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है कि कल बिलाल कॉरपोरेशन का एमडी बिलाल अहमद कुवैत जाने वालों से पेमेंट ले रहा है। चंद बरस कबल वो मिनिस्ट्री में लोअर डिवीजन क्लर्क था। उसने सारी दौलत हराम की कमाई है, अब करोड़पति है। पहली बीवी से नाता तोड़कर अपनी सेक्रेटरी के साथ खियाबाने लियाकत में अय्याशी कर रहा है। उसे सबक सिखाना ज़रूरी है। सॉरी मैडम, मैंने चाय का सिप लेकर इनकार कर दिया। मैं मज़ीद लूट मार में शरीक नहीं होऊंगा। तुम्हारी ज़रूरियात पूरी हो गई हैं। मेरी माँ का इलाज हो रहा है। नहीं, अब ये सिलसिला ख़त्म करो। चलो तुम हिस्सा ना लेना, मगर मेरी खातिर इनकार ना करो। मेरी ज़रूरियात बढ़ रही हैं। मैं हाउस जॉब के बाद मज़ीद स्टडी के लिए अमेरिका जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने जो कह दिया तुम वही करोगे। वो मेरी आंखों में झांक कर गुर्राई और मैं थूक निकल कर खामोश हो गया। दूसरों को वो बेहवास करके अपना गुलाम बनाती थी, जबकि होश में ही मुझ पर गालिब आ जाती थी। मैं सोचने समझने के बावजूद उसकी हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर हो जाया करता। अचानक मेरी समाज से किसी बिल्ली की चीख टकराई। इससे कबल कि वो मुझे रोकती, मैं उठा और बरामदे में खुलने वाली खिड़की से झांक कर देखा। जो मंजर मेरी खुली आंखों ने देखा वो लर्जा देने वाला था, मगर मैंने बेखौफी से सारा मंजर बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि मैंने बिल्लियों के बारे में सुनकर जो सोचा था वही देख लिया। बिल्ली एक बूढ़ी औरत के हाथों में तड़प रही थी और बूढ़ी के होंठ बिल्ली के गले में पैवस्त थे। वो बिल्ली का खून पी रही थी। कंधे पर नरम सा दबाव महसूस करके मैंने पलट कर देखा। पीछे सुरख अंगारा आंखों से अनोशा घूर रही थी। तो ये है तुम्हारी मनपसंद खुराक। मैं वापस चलकर कुर्सी पर बैठ गया।
चलो अच्छा है, ये शहर आवारा बिल्लियों और कुत्तों से पाक हो जाएगा। अगर तुम मेरे राज से वाकिफ़ हो ही चुके हो तो अच्छे दोस्त बनकर मेरी इस अहम और बुनियादी ज़रूरत को पूरा करते रहना। इंसानों के दरमियान आकर मुझे इस डिश की आदत पड़ गई है। जिस तरह कोई मुनशियात का आदी नशा ना मिलने पर बेकरार और फिर बीमार हो जाता है, मेरी हालत भी ऐसी हो जाती है। मैं भी नशे को नहीं छोड़ सकती। क्या मैं मुलाजमत छोड़कर बिल्लियों का शिकारी बन जाऊं? नहीं, किसी से मुआहदा कर दो। अगर लोग कुत्ते सप्लाई कर सकती हैं तो बिल्लियां सप्लाई करने वाले भी बहुत होंगे। मैं फ़ी बिल्ली 100 रुपये दे सकती हूँ। उस दिन फिर मेरे अंदर अनोशा के लिए कराहत आमेज नफरत रच गई। मैं तो उसे साफ सुथरी लड़की समझने लगा था। ये काम बजरिया इश्तिहार तुम भी कर सकती हो, मैंने कहा। मैं इस गलीज कारोबार में नहीं पड़ूंगा। मैं डर रहा था कि वो मेरी कुव्वत मुदाफ़ियत सलब करके मुझे मजबूर कर देगी, लेकिन वो एक अच्छी अदाकारा भी थी। फ़ौरन पैंतरा बदल कर खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे इस गंदी औरत से खुद घिन आती है। तुम इसे मकरू फेल से रोकती क्यों नहीं, मैंने कहा। यह मॉडर्न लोगों की आबादी है। आज मैंने इसे देखा है, कल कोई और देख सकता है। फिर तुम किसी भी जवाब से लोगों को मुतमईन ना कर सकोगी। मैं मजबूर हूँ, उसने बताया। ये रिश्ते में मेरी दादी है। मेरे दादा ये नशा बर्मा से साथ लाए थे। खामद के साथ ये भी आदी हो गई। खैर छोड़ो, इस गंदे मौजू को मैंने सुना है। परसों अम्मा जी का ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, डॉक्टरों ने यही राय दी है, इसलिए मैं परेशान हूँ। बेजी बहुत कमज़ोर हैं। कुछ नहीं होगा, छोटा ऑपरेशन है, ब्रेस्ट निकाल देंगे, अनोशा ने बताया। मेरे सामने ऐसे कई ऑपरेशन कामयाब हुए हैं। चंद रोज़ मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा। कोई बात नहीं, वो खुश दिली से बोली। मैं तुम्हारे करीब रहूंगी। उस दिन मैं और आपा बड़े हरासा और परेशान ऑपरेशन थिएटर की लॉबी में टहल रहे थे। बेजी को वो लोग अंदर ले गए थे। अचानक रिकवरी रूम के दरवाजे से डॉक्टर नौशी सफ़ेद ओवरऑल में बाहर आई तो मैं हैरान रह गया। सब ठीक होगा, वो मेरे करीब आकर बोली। सर्जन नवीदा से मेरी बात हुई है, वही ऑपरेशन करेगी। वो बेहद पुरुमीद है। इनसे मिलो डॉक्टर, मेरी आपा शाजिया हैं। मैंने खुद को संभाल कर तारुफ करवाया। और आपा, ये डॉक्टर नौशी हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, आपा ने हाथ बढ़ाया। गायबाना तारुफ तो है, आप बिल्कुल अपने भाई जैसी हैं, अनोशा बोली। मैं तो देखते ही पहचान गई थी, इसकी बहन जो हूँ। आपा के मुरझाए चेहरे पर रस्मी मुस्कुराहट आ गई। फिर अनोशा शाम तक हमारे साथ रही। आपा उसे बेहद मुतासिर हुई। ऑपरेशन कामयाब करार दिया गया। 5वें रोज़ बेजी को अस्पताल से फारिग कर दिया गया। उनको कोई तकलीफ न रही, अलबत्ता रान से गोश्त का टुकड़ा काट कर ऊपर लगाया गया। वो जख्म अभी कच्चा था, जिसकी रोज़ाना मरहम पट्टी ज़रूरी थी। चूँकि रान का मामला था, इसलिए मैं मरहम पट्टी न कर सकता था, और हर रोज़ बेजी को पट्टी के लिए ले जाना भी मुनासिब न था। इसलिए आपा ने ये जिम्मेदारी संभाल ली और उनको अपने घर ले गई थी। अनोशा 5वें दिन बिला नागा शाम को बेजी की इयादत करने आती रही थी, और आखिरी दिन उसने बेजी के सराहने कुछ नोट रखकर शर्मिंदा शर्मिंदा लहजे में कहा, मैं ड्यूटी से एम्बुलेंस में सीधी आती हूँ, माँ जी के लिए फल नहीं ला सकती। उसके जाने पर जब आपा ने नोट गिने तो उनका मुंह खुल गया था। वो 5000 छोड़ गई थी। बेजी, ये डॉक्टर लड़की मेरे दिल में उतरती जा रही है। मैं कुछ सोचती भी हूँ, मगर आपके डर की वजह से अपनी सोच को जुबान नहीं दे सकती। हाँ, अच्छी और बहुत प्यारी लड़की है, खुदा इसके नसीब अच्छे करे, बेजी ने जख्म सहलाते हुए कहा। लेकिन हम इसके बारे में कुछ और सोच भी नहीं सकते। कल तुम्हारे मामू कह रहे थे, अब अपनी अमानत ले जाओ। वैसे भी अब मुझे अख्तर की ज़रूरत है। तुम अपने घर वाली हो, कब तक मेरे साथ बंदी फिरोगी? मैं अब देर नहीं करना चाहती। बहुत ज़िद बर्दाश्त कर चुकी हूँ इस पगले की। मैंने सर झुका लिया। रात 10 बजे आपा के घर से पैदल आ रहा था कि एक मोड़ पर अनोशा खड़ी थी। रस्मी अलेक्स लैग के बाद उसने बेजी के बारे में पूछा। जब दो राहे पर आए तो वो बोली, मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। अब कौन है तुम्हारे घर, चलो आओ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी आंख उसके महकते बेडरूम के गुदाज बेड पर खुली। वो सियाह नाइटी पहने, बाल बिखेरे बाथरूम से निकली तो मेरी सांस हौंकने लगी। उठो जानम, वो बाहें उठाकर कमान की तरह लचकी। बाथरूम में तुम्हारा स्लीपिंग गाउन रखा है। सुनो डॉक्टर नौशी, मैंने होंठ चबाकर कहा, क्यों मेरे जब्त का इम्तिहान लेती हो? मैं एक नौजवान मर्द हूँ, पत्थर नहीं हूँ। पत्थर भी तुम्हारे कुर्ब की तपिश से पिघल जाएगा। इम्तिहान का शौक तो नहीं है। वो बालों को समेटकर जूड़ा बनाने लगी। जाओ गाउन पहनाओ, आज तुमसे ज़रूरी बातें करनी है। क्योंकि पत्थर मैं भी नहीं हूँ, मुझे मेरी आग जला रही है। मेरा ख्याल है मैं इजी ड्रेस में हूँ, मैंने कहा। गाउन का मैं आदी नहीं हूँ,
तुम्हारी मर्जी। वो फॉर्म के तकिए से लगकर नीम दराज हो गई। वारिस खान, मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ किसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन अस्पताल में मैंने तुम लोगों की बातें सुनी थी, जो कुछ तुम्हारी माँ चाहती है। अपना लहजा दुरुस्त रखो अनोशा। मैंने तुरश आवाज़ में उसकी बात काट दी। क्या तुम्हारा अंदाज गुस्ताखाना नहीं होने लगा? मैं माँ की हुर्मत के मामले में बेहद जज्बाती वाक़ हुआ हूँ। सॉरी। वो एकदम नरम पड़ गई। फिर माँ जी मेरे प्यार की दुश्मन क्यों बन रही हैं? उनको इल्हाम नहीं हुआ कि अनोशा उनके बेटे को चाहती है? तुम बता क्यों नहीं देते उनको? वो भर्राई आवाज़ में बोली। उनको बता दो वारिस कि तुम डॉक्टर नौशी को चाहते हो और उससे शादी करना चाहते हो। बताना इतना आसान नहीं डॉक्टर साहिबा, मैंने कंबल खोलते हुए जवाब दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यूं ही अच्छे दोस्त रहें और मैं अपनी कज़न से शादी कर लूं? नामुमकिन, कभी नहीं। वह सर हिलाते हुए गुर्राने लगी। अगर तुमने यह अहमकाना फैसला किया तो मैं उस लड़की को अपने रास्ते से हटा दूंगी, उसे जिंदा नहीं रहने दूंगी। ठीक है, मैं तुमसे फौरी शादी करना चाहता हूँ। मैंने महज अपनी मासूम कज़न की सलामती की खातिर कड़वा और जलता घोंट भरने का फैसला किया, लेकिन हमारी शादी खुफिया रहेगी। ओह, थैंक यू वेरी मच राजा। उसने तड़प कर मेरा हाथ पकड़ा और चूम लिया। तुमने एक ऐसी खुशी मुझे दे दी जिसका तस्वुर मेरे बदन पर कैफ की थरथरी पैदा कर रहा है। कल हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। अल्लाह माँ जी को सलामत रखें। जब तक वो हयात रहेंगी हम उन पर जाहिर नहीं होने देंगे। फिर मैं तुम्हारे घर रहूंगी, तुम्हारी आपा मुझे बखुशी कबूल कर लेंगी। एक बात बताओ नौशा, क्या पहले कोई मिसाल है तुम्हारी किसी लड़की ने आदमजादे से शादी की हो? मुझे नहीं मालूम, वो बोली, लेकिन हम मिसाली जोड़ा बनेंगे, ये मेरा वादा है वारिस। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत, इतनी राहतें और इतनी सरशारी दूंगी कि किसी आदमजादी ने अपने महबूब को न दी होंगी। वो रात मुहावरतन ही नहीं बल्कि सचमुच आंखों में कटी थी। अनोशा सुरख पट्टी अबूर करके मेरे जब्त को ज़रबें लगाते मेरे करीब चली आई। उसका जिस्म पारे की मानंद बेकुल था। वह तमाम रात मुझे अपने बदन के सुहाने ख्वाब दिखाती और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करती रही, लेकिन मैं बर्फ़ की सिल बना आने वाले तूफान और दिल में उठते खदशों के गर्दाब में हचकोले खाता रहा। अनोशा मेरी ख़ानदानी रवायत से बेखबर थी, लेकिन मैं जानता था कि मंगनी से इनकार कत्ल के मुतरादिफ था। वो बेशक मेरा मामू था, लेकिन वह एक ख़ानदान का फ़र्द, अपनी ज़ात में मर्द और बरादरी का मुअज़्ज़िज़ शख्स था। फिर मेरी माँ का मामला था जिसका हुक्म मेरे लिए हमेशा आसमानी सहीफ़ा रहा। बहुत खदशे थे, बड़े तूफ़ानों को मैंने आवाज़ दे दी थी। दूसरे दिन कोर्ट की कार्रवाई से फारिग होकर अनोशा को घर भेज दिया और मैं अपने बाएतमाद दोस्त अबरार के घर चला गया। उसने पहले तो खूब लत्ते लिए, फिर ऊंच नीच समझाई, मगर मेरी जिद के सामने हार कर तो मौत पर मर्द और एक निकाह ख्वां ले आया। इस तरह शाम 5 बजे हमारा निकाह खामोशी के साथ हो गया। हुजला रूसी के तकल्लुफ़ लड़के वाले किया करते हैं, वहाँ फ़ाइल व मफ़ूल अनोशा ही थी। मैंने तो खुद को चारा बनाकर पेश कर दिया। मैं शाम 8 बजे अपने कमरे में उसका मुंतज़िर था। हमेशा की तरह मैं सोच रहा था वो आएगी और साथ ले जाएगी, मगर वो आई तो मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। वह सुरख सुहाग के जोड़े में मलबूस थी। मेकअप यकीनन किसी ब्यूटी पार्लर से किया था। सजी और महकी हुई मेरे बेड पर आन बैठी और बोली कि रस्म दुनिया के मुताबिक आज की रात उसे ससुराल के घर बसर करना होगी। मैंने उसे बाहों में लिया तो वो पारे की मानंद बिखरने और जुड़ने लगी और फिर तमाम रात मैं उसे समेटता रहा। लेटे रहो राजा, मेरी जान। अनोशा कंबल में किसमिस आई। मेरे जख्मों को नींद आने लगी है, एक एक जख्म को फिर जगाओ। सुनो, फजर की अजान हो रही है। मैंने उसके रेशमी बालों को सहलाते हुए कहा, तुमने रात मुझसे नमाज का वादा किया था, उठो नमाज के लिए तैयारी करो। आज नहीं। उसने मेरा हाथ मजबूती से दबोच लिया। जब मेरा नशा उतरेगा तो मैं माजी की सारी नमाजों की कज़ा अदा करूंगी। नहीं, आज ही। अब तुम मेरी हो और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम पर नमाज के लिए जबर करूं। मैंने कंबल नोच कर अलग कर दिया। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं नाराज़ होने का हक इस्तेमाल करूंगा। अच्छे लोग जिद नहीं करते जानम। उसने कंबल फिर ओढ़ लिया। मुझे और गुनाहगार न करो। मैं तवील सांस लेकर बाथरूम में बंद हो गया। नई जिंदगी की पहली सुबह मैं अपनी बीवी से लड़ना नहीं चाहता था। गुस्सा तो बहुत आया, उसके इनकार ने दुख भी दिया। निकाह ख्वां को उसने जब फर 6 कलमे सुनाए थे तो दिल में मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी शरीक हयात इस्लाम से गहरा शगफ रखती है। अबरार ने माशाल्लाह कहकर खुशी का इजहार किया, लेकिन मेरे नज़दीक नमाज की अदायगी के बगैर कोई मुसलमान खुद को मुकम्मल मुसलमान कह नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ। मैंने बाथरूम से फारिग होकर उसके सरहाने जाकर कहा, अगर तुमने बुलाया तो रात को आऊँगा,
मत जाओ वारिस, खुदारा ना जाओ। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। हनीमून के दिनों में शौहर दूर नहीं जाया करते। मत भूलो कि हम सिर्फ रात के साथी हैं। मुझे दिन के मामलात को हस्बे साबिक जारी रखना होगा। मैं उसका जवाब सुने बगैर बेडरूम से बाहर निकल गया। आपा ने नाश्ता दिया तो मेरी बोझल आंखें और उतरा हुआ चेहरा गुजरी रात की मुशक्कतों का गमाज था। आपा के पूछने पर मैंने सर दर्द का बहाना कर दिया। मैंने बमुश्किल नाश्ता किया और अपने एक शागिर्द के हाथ स्कूल को छुट्टी की तहरीरी इतला भिजवा दी। मेरा जिस्म थकन से फोड़े की तरह दुख रहा था। यूं महसूस होता था जैसे मैं रात भर नाहमवार रास्तों पर सफ़र करता रहा हूँ। अनोशा की तशद्दुद पसंदी ने उसे मेरे लिए मुश्किल और नाहमवार ही साबित किया। उसे हमवार करने के लिए मुझे अपनी फितरत के बरक्स जारिहाना अंदाजे सफ़र इख्तियार करना पड़ा। 8 बजे मुंह ढांप कर सोया तो शाम 4 बजे आंख खुली। सारी कसलमंदी और थकन दूर हो गई। रही सही कसर गुसल ने पूरी कर दी और मैं फ्रेश होकर बेजी की खिदमत में हाजिरी देने घर से निकल पड़ा। कदम कदम और हर मोड़ पर अनोशा की आमद का खतरा दिल में धड़कता, लेकिन खैरियत व आफियत से आपा के घर पहुंचा। आपा ने खुशखबरी सुनाई कि बेजी का जख्म खुश्क होने लगा है। एक बात पूछूं बेटे? जब मैं बेजी के शाने दबा रहा था तो उन्होंने पूछा, अब तक कितना खर्चा हुआ है? हिसाब नहीं रखा बेजी, मैंने जवाब दिया। क्या आपने मेरी परवरिश के हर लम्हे का हिसाब रखा हुआ है? मैं माँ हूँ, उन्होंने जवाब में कहा। मैंने जो कुछ किया था वह ममता की मजबूरी थी। मैं बेटा हूँ, मैंने अदब से कहा, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ मेरा फ़र्ज़ मुझे मजबूर करता है। इसलिए पूछ रही हूँ बेटे, अगर भाई साहब ने पुरजोर तकाजा किया तो हमें शादी की तैयारी करना होगी। मैं मामू जान से कह दूंगा, मुझे माँ की सेहत और सलामती उनकी मजबूरी से ज़्यादा अजीज़ है। मैं अब ठीक हूँ, बेजी ने कहा। ज़ख्म का क्या है? नहीं, अभी इलाज काफ़ी अरसा चलेगा, मैंने बताया। अभी तो पहला मरहला चल रहा है। कुछ भी हो, मैं अब कोई जवाब नहीं सुनूंगी, वो खफा होने लगी। एक हद होती है, पहले तुम्हारे अब्बा जी मरहूम हीले बहानों से टालते रहे थे, अब तुम मुझे सताओगे। चंद दिनों में शाजी को भेजूंगी, दिन तारीख ले आएगी। हमें कुछ नहीं करना, अपनी बेटी है, किसी तरफ से कोई शर्त तकाजा भी नहीं है। मैं ये सोचकर खामोश रहा कि मौका मुनासिब देखकर आपा को हमनवा बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे भी बेजी से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। वह भाई की मोहब्बत, इज्जत और अपनी ज़ुबान का भरम बचा रही थी। अपनी जगह वो हक बजानिब थी। बदकिस्मती और मजबूरी के तूफान में मैं घिरा हुआ था। मजबूरी ही मजबूरी थी कि अपना दुख और खौफ किसी को दिखा भी नहीं सकता था। यूं ही बेजी का असरार हर रोज़ होता और आपा मेरी वकालत करके कुछ वक्त और हासिल कर लेती। मैं आपा के घर से खाना खाकर जाने के लिए निकलता तो बेखबरी में गुलिस्तान कॉलोनी की उस कोठी के बेडरूम और कभी लॉन में पहुंच जाता जिसमें अनोशा क्याम रखती थी। उसकी पुरजोश मोहब्बत की वहशतें बढ़ती ही जा रही थीं और मेरे बदन में खून कम हो रहा था। चेहरे की सुर्खी पर हल्दी का रंग गालिब आने लगा। उसके शिकवे शिकायतें और दबी दबी धमकियां भी जारी थीं। उसने कोई ऐसा निज़ाम कायम कर रखा था कि आपा के घर होने वाली बातों से वो आगाह हो जाती। उस रात जब वो मेरे पहलू से उठी तो मैं गुनूदगी में था। मेरा ख्याल था वो बाथरूम जा रही है। फिर मैंने बच्चे की आवाज़ सुनी, जैसे कोई बच्चा गिरकर चीखा था। फिर गहरा सुकूत छा गया। जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो बेडरूम से उठा और बूढ़ी मुलाजमा के बेडरूम की जानिब गया। बिल्लियों का पिंजरा खाली था। हालांकि मैंने गुज़िश्ता सुबह पिंजरे में 2 बिल्लियां चकराती देखी थीं। कमरे का दरवाज़ा नींवा था और हवा के दबाव से कवाड़ हिल रहे थे। मैं पंजों के बल कदम उठाता दरवाजे तक गया। पुश्त पर बिखरे सुनहरी बालों और स्याह नाइटी से मैंने अनोशा को पहचान लिया। मैंने चेहरा कवाड़ों के खला से अंदर किया और उसी वक्त चौंक कर अनोशा ने गर्दन घुमाई। उसका चेहरा देखकर खौफ से मेरी आंखें पथरा गईं। मेरे खुदा, वो चेहरा मेरे लिए अजनबी था। उसके ऊपर के 2 दांत होंठों से बाहर निकले हुए थे और ठोड़ी तक दांत और होंठ खून आलूद थे। उसकी खूबसूरत आंखें भी किसी खूनी दरिंदे की तरह सुरख आंखों में बदली हुई थीं। छोटी तपाई पर एक शीरख्वार बच्चे का हौले हौले लरसता जिस्म पड़ा हुआ था। वापस जाओ, मेरी उड़ी उड़ी समाज से गुर्राहट टकराई और मैंने देखा अनोशा ने झुककर बच्चे की गर्दन पर मुंह रख दिया। अगर मैं चाहता तो कोठी से निकल सकता था। उस वक्त रोकने वाला कोई ना था। लेकिन मैंने उस दरिंदा सिफ्त चुड़ैल से दूबदू फैसला कुन बातें करने का फैसला किया और बेडरूम में जाकर बेकरारी से टहलने लगा। मेरे तन बदन में नफरत और गुस्से की आग भड़क रही थी। वो शाने बेनियाजी से चलती अंदर आई और मुझ पर उचटती सी निगाह डालकर बेड पर लेट गई। मैं दांत पीसने लगा।
वो कोई रवायती किस्म की बीवी ना थी। इसी ख्याल ने मेरे हाथों को जैसे बांध रखा था। तुम किस कदर संगदिल और गलीज औरत हो। आखिरकार मेरी जुबान से शोला आवाज निकली। औरत? वो करवट बदलकर हंसने लगी। सुनो नादान दोस्त, मैं सोना चाहती हूँ, मेरा नशा मत खराब करो। तुम जानते हो मैं औरत नहीं हूँ। तुम इस हकीकत से क्यों इनहराफ करती हो कि इस घर का चूल्हा कभी गर्म नहीं होता, यहाँ खाना नहीं पकता। आखिर हमें रूह और जिस्म का रिश्ता तो बरकरार रखना पड़ता है। मत अपना जहन थकाओ, चलो आओ सो जाओ। क्या मैं तुम्हारी बर्बरियत देख लेने के बाद सो सकता हूँ? मैं जोर से बोला। बिल्लियों की हद तक मैंने गवारा कर लिया। मैं कोठी के पिछवाड़े क्यारी में बिल्लियों की दफन लाशें देख चुका हूँ, लेकिन चुप रहा कि ये तुम्हारी फितरी भूख की मजबूरी है। लेकिन अब खामोश रहने का मतलब होगा कि इस जुल्म और कत्लेआम में मैं भी शरीक हूँ। मैं खामोश नहीं रहूँगा। जान, मेरी जान। अनोशा ने फिर करवट बदली। अभी रात बाकी है, सो जाओ। सुबह से शाम तक शोर मचाते फिरना। हाँ, मैं शोर मचाऊंगा। मैंने फर्श पर पांव मारकर कहा। प्रेस को बताऊंगा, लोगों को तुम्हारी मकरू शक्ल दिखाऊंगा। फिर क्या होगा? वो कोहनियों के बल उठकर बोली। तुम्हारा कानून मुझ पर लागू नहीं होता। होगा, बहुत कुछ होगा। तुम इंसानों के भेष में रहकर इंसानों का खून नहीं पी सकोगी। तुम्हें यहाँ से और अस्पताल से जाना होगा। मेरी मजबूरी से फ़ायदा मत उठाओ वारिस। वो फिर लेट गई। मैं तुम्हें ज़ाया नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें अब खुली छुट्टी भी नहीं दी जा सकती। तुम्हारा मुंह बंद करना ज़रूरी हो गया है। कंबल पाँव से एक तरफ करके वो उठी। वारिस मेरी जान, तुम अपनी ज़ात और ख़ानदान तक क्यों महदूद नहीं रहते? मैं जैसी भी हूँ, लेकिन तुमसे और तुम्हारे ख़ानदान से मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे नज़दीक ये एक मासूम बच्चा था, इंसान का कत्ल था, लेकिन मेरी ये ज़रूरत है। जिस तरह तुम्हारी ज़रूरत अनाज, सब्जियां और फ्रूट है, पानी है, मुझे हर एक माह बाद ऐसे साफ खून की ज़रूरत होती है। मेरी जवानी और खूबसूरती का यही राज है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए जवान और खूबसूरत रहना चाहती हूँ। मुझे मजबूर मानकर जैसी भी हूँ कबूल कर लो, प्लीज़ मान जाओ। उसने हाथ बढ़ाया और मैंने उसका हाथ झटकने के लिए हाथ उठाया। हाथ टकराया और मेरा जहन तारीकी में डूब गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे और बेड पर था। चेहरा घुमाकर वक्त देखा, 3:45 बजे का वक्त था। पहला एहसास भूख का हुआ, तभी मुझे सब कुछ याद आ गया। बच्चे की खून आलूद लाश, अनोशा के खूनी दांत, उससे लड़ाई और फिर बेहोश होने का अमल। वह मुझे बेहोशी की हालत में यहाँ छोड़ गई थी। खाने का वक्त था। मैं अपने लिए कोई इंतजाम न कर सकता था। चंद बिस्किट खाकर पानी के 2 गिलास पेट में उतारे और आपा के घर जाने के लिए उठा तो अनोशा मुस्कुराती हुई नमूदार हुई। कराहत और नफरत से मैंने मुंह फेर लिया। क्यों मेरी खुशियों और अपने सुकून के दुश्मन बने बैठे हो? वो गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गई। मैं एहसान फरामोशी का तुम्हें ताना नहीं दूंगी। 15 तारीख के बाद अपने परस से डरने वाला टीचर अब शाहाना जिंदगी बसर कर रहा है। कभी सोचा तुमने तुम्हारी जिंदगी संवारने वाली कौन है, क्यों है? मैं नहीं चाहती तुम सोचो, लेकिन तुम्हें अपना दुश्मन तो नहीं बनना चाहिए। मैं एक इंसान हूँ, तालीम याफ्ता और हसास ज़हन रखने वाला इंसान। मैं मासूम बच्चों के साथ तुम्हारी दरिंदगी कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? अच्छा, ये बोझ उठाए फिरना। वह मेरे करीब आकर मुझ पर झुकी। आज कुछ काम करो। वो मेरी एक दोस्त डॉक्टर को पैसे की ज़रूरत है। उसकी बहन के जहेज़ के लिए रकम चाहिए। एक इंसान नुमा शैतान की दराज में मतलूबा रकम मौजूद है, उठो चलें। उसने इतनी जल्दी मुझे बेबस कर दिया था कि मैं इनकार कर सका ना एहतजाज। शायद वो जानती थी कि मैं तकरार करूँगा, बहाने तावीलें पेश करूँगा, इसलिए उसने झुककर मुझे अपने कंट्रोल में ले लिया। जब वो चाहती थी मेरे इरादों का स्टीयरिंग अपने हाथों में ले लेती थी, फिर जिधर मोड़ती मैं मुड़ता चला जाता। अंदर गंजे सर वाला शख्स बड़ी मेज के पीछे बैठा फोन पर किसी से बातें कर रहा था। कदमों की चाप सुनकर उसने थोड़ा सा रुख बदल कर मेरी जानिब नाखुशगवार निगाहों से देखा और हाथ के इशारे से कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं खुद हैरान था मैं कहाँ हूँ और वो अजनबी शख्स कौन है। घर से इस ऑफिस तक का फासला और वक्त अंधेरे में था। दाएं दराज में सफ़ेद शॉपिंग बैग में रकम है। मेरे कान में अनोशा ने सरगोशी की। मैं इसे अपने कंट्रोल में ले रही हूँ, वो कोई मुज़ाहमत नहीं करेगा। मैंने दांतों पर दांत जमा कर अनोशा को बड़ी गलीज गाली दी और फिर जब उस शख्स के हाथ से रिसीवर छूटकर मेज़ पर गिरा तो मैंने 2 कदम बढ़कर दराज से शॉपिंग बैग निकाल लिया। वो शख्स संगी बुत की तरह बेहिस्सो हरकत रहा। शाबाश, अब निकल चलो, सरगोशी ने हुक्म दिया। जो ही मुड़ा अचानक बाथरूम से वो निकल आई।
पहले उसकी आंखों में शनासाई की हैरत आमेज चमक आई, फिर वह मुस्कुराई थी, इसलिए कि वो मेरी साहबका शागिर्द शाकिरा थी। उसने मुझे पहचान लिया था। उसे देखकर मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई। मैंने चाहा था कि पलट कर पैकेट दराज में रखूं और शाकिरा से माजरत करता भाग जाऊं, लेकिन मेरा इरादा उस वक्त किरची किरची हो गया जब शाकिरा के हलक से चीख उभरी। मैं 2 कदम दरवाजे की जानिब दौड़ा, फिर पलटा के पैकेट फेंक दूं, निकल चलो। अनोशा ने मुझे धक्का दिया और फिर हस्बे मामूल मैं उसकी तहवील में चला गया। मेरी आंख दूसरी सुबह अपने घर और अपने बिस्तर पर खुली। सुबह के 7 बजने वाले थे। तीसरा वक्त था कि मैंने कुछ ना खाया था। प्यास से हलक में कांटे चुभ रहे थे। घड़े से पानी लेने उठा तो दरवाजे में अखबार पड़ा दिखाई दिया। हालांकि मैंने अखबार लगवाया हुआ नहीं था। पहले पानी का गिलास भरा, जरा होश संभले तो नकाहत भरे कदमों से चलता अखबार तक गया। पहले सफ़े पर 3 कालमी खबर थी। तब मुझे यकीन हो गया कि खबर के मुहर्रिक ने ही मेरे लिए अखबार का बतौर ख़ास इंतज़ाम किया है। खबर की सुर्खी थी, मारूफ सनतकार शेख बरकत अली दहशतगर्दी का शिकार हो गए। मतन में दहशतगर्दी की तफसील लिखते हुए क्राइम रिपोर्टर ने नमक मिर्च का खूब इस्तेमाल किया। 17 नवंबर कल शाम सदर के बरकत प्लाजा में दिन दिहाड़े दहशतगर्दी की सफाकाना कार्रवाई हुई, जिसमें मुल्क के मारूफ सनतकार और सियासतदान शेख बरकत अली को कत्ल करके दहशतगर्द लाखों रुपए साथ ले गए। मकतूल की प्राइवेट सेक्रेटरी मिस शाकिरा ताहाल बेहोश है। पुलिस दहशतगर्दी का सरगर्मी से सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की तवक्को है कि मिस शाकिरा होश में आकर सनसनीखेज इंकशाफात करेंगी। मैं 3 वक्त का भूखा था, लेकिन खबर ने भूख तो दरकिनार मेरे होश भी उड़ा दिए। अगर वो शेख बरकत अली था तो मैंने उसे उंगली भी नहीं लगाई थी। शाकिरा भी होशो हवास में चीख रही थी। फिर कत्ल और शाकिरा की बेहोशी, ये सब कुछ उस जिनजादी की कार्रवाई है। वह मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है। मैं बुड़बुड़ाता हुआ उठने लगा तो अनोशा बेहतरीन तराश खराश के लिबास में अंदर आई। गंदी औरत। उसे देखकर मैं भड़क उठा। उसने बड़े आराम और सहूलत के साथ उठाकर मुझे बेड पर फेंक दिया। तुमने उसे कत्ल कर दिया। तुम जानबूझकर मुझे ऐसी जगह ले गई थी जहां मुझे पहचानने वाली लड़की मौजूद थी। हाँ, वो होंठ सिकोड़ कर बोली। बेशक मैंने मंसूबाबंदी की थी, इसलिए कि मुझे इंसानों के दरमियान रहना है। वारिस खान जैसी वजी और ताकतवर मर्द को अपने काबू में रखना मकसूद है। तुम्हारी जुबान बंदी ज़रूरी है। मुझे उसकी मौत का कोई पछतावा नहीं है। मैं 30 दिनों बाद नए चांद की रात एक बच्चे का खून पीने के जुर्म में तुम्हारे नज़दीक काबिल नफरत हूँ। मगर शेख बरकत अली हर रोज़ किसी न किसी गरीब का खून पीता है। फिर भी वो सोसाइटी में काबिल इज्जत था, बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मोतबर शख्स। उसके स्याह करतूत की तफसील मैं नहीं बताऊंगी। मुझे बस यही कहना है कि शाकिरा मेरे कंट्रोल में है। मैं जब चाहूँगी उसे होश आ जाएगा, और होश के बाद पुलिस को बयान देने के लिए। अगर मैंने उसे आज़ाद छोड़ा तो तुम्हारा कानून डाकू और कातिल को क्या सज़ा देता है। हाँ, अगर तुम जुबान बंदी और आइंदा फर्मा बरदार रहने का वादा करो तो शाकिरा भूल जाएगी कि कौन आया था, किसे उसने देखा। बोलो वारिस खान, अब मैं तुम्हें हासिल करने के लिए दिलदाराना अंदाज नहीं इख्तियार करूँगी। अब ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है। मेरे बनते हो या मौत की आगोश में जाना चाहते हो। मैंने जवाब देने से कबल लहजा भर के लिए खुद को तोला और सोचा, एक तरफ रुसवाई थी, मेरी ही नहीं बल्कि मेरे मुकद्दस पेशे की रुसवाई थी और जिल्लत आमेज मौत थी, और मेरे एक जानिब खूबसूरत चुड़ैल जिनजादी की गुलामी, जिसने मेरी माँ के इलाज के लिए माली सहूलत दी, जिसकी वजह से मैं माली मुश्किलात से निजात हासिल कर चुका था। कोई फैसला करने से कबल अपनी माँ और बहन की इज्जत और सलामती को भी जहन के एक पलड़े में रखना। उसने एक और पत्थर लुढ़काया। मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ मरने दूंगी न तुमसे दस्तबरदार होंगी। ठीक है, लेकिन एक शर्त होगी मेरी, मैंने होंठ चबाकर कहा। तुम मगलूब हो, शर्त मनवाने के हकदार नहीं हो, लेकिन चलो शर्त बताओ। मुझे अपने जैसा शैतान बना लो, मुझसे इंसानियत छीन लो, मैंने इल्तिजाई अंदाज में कहा। इंसान रहूंगा तो कदम कदम पर तुम्हारी शैतानियत और मेरी इंसानियत मुतसादिम होगी। तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी मेरे दोस्त। अनोशा के लबों पर पहली बार मुस्कुराहट उभरी। कुछ वक्त लगेगा, मेरे साथ ताउन और ज़िंदगी का सफ़र जारी रखोगे तो इंसानियत बतदरीज तुमसे दूर होती चली जाएगी। फिर तुम भी अपनी कुव्वत के हज़ारों शैतानों में शामिल हो जाओगे। वादा करती हो शाकिरा मेरा नाम नहीं लेगी? पक्का वादा, अनोशा ने जवाब दिया। तुम आपा के घर जाकर खाओ पियो, मैं शाकिरा की तरफ जाती हूँ, फिर तुम्हें आकर साथ ले चलूँगी। उस दिन के बाद ज़िंदगी एक अजीब डगर पर चल पड़ी। शैतान और इंसान के दरमियान एक खामोश जंग लड़ी जाने लगी।
अनोशा अपनी तमाम तर खबासतों और बदन की हशर सामानियों के साथ मुझे मुकम्मल शैतान बनाने में मसरूफ़ थी और मैं बज़ाहिर उसका फर्माबरदार गुलाम था, लेकिन मेरी नमाजों का दौरानिया तवील होने लगा और दुआओं में दर्द व आजिज़ी का अंसर सवा हो रहा। अनोशा चूँकि खुद को दीन इस्लाम का पैरोकार कहती थी, इसलिए इबादतों में रखना न डालती थी। मैंने अंदर का इंसान बचाए रखने का तहैया कर रखा था। चूँकि मैं उसकी दिलदारी में हमातन मसरूफ़ था, उसकी किसी बात से इख्तलाफ न करता था, इसलिए ज़िंदगी बज़ाहिर बड़ी हमवार और पुरसुकून दिखाई देने लगी। इस दौरान उसके अंदर माल की हवस कई बार जागी और मैंने उसे पूरा ताउन किया। मैं हर वारदात के बाद रकम उसके अकाउंट में जमा करवा देता। मैं चाहती हूँ तुम कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ो। एक रात उसने नई ख्वाहिश का इजहार करके मुझे चौंका दिया। तुम असम्बली में पहुँच जाओगे तो वजारत दिलाना मेरी जिम्मेदारी होगी। हम जो कुछ हैं हमें वही रहना चाहिए, क्या कमी है? मैंने उसके बालों से खेलते हुए जवाब दिया। एक गैर मारूफ टीचर को कौन अहमक वोट देगा? वो सारे अहमक, अनोशा तंजिया अंदाज में बोली, जो हर दफ़ा गासिबों, जालिमों और मुल्क दुश्मनों को वोट देती हैं। तुमने अपने वोटर्स को दानिशमंद कब से समझना शुरू कर दिया? तुम्हारे वोटर्स सिर्फ सुहाने नारों को वोट देती हैं। मुझे नहीं ज़रूरत वजारत की, मैंने बेजारी से कहा। मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो, लेकिन मैं तुम्हारे ज़रिए मुआशरे की नामवर और मुअज़्ज़ज़ खातून बनना चाहती हूँ। अनोशा बोलने लगी, इस बार वज़ीर बनोगे, फिर सबसे ऊंची कुर्सी पर तुम बैठोगे और मैं खातून अव्वल बन जाऊंगी। तुम ख्वाब देखो। मैंने करवट बदली, मैं सोने लगा हूँ। ख्वाब तो मैं बहुत पहले से देख रही हूँ वारिस खान, अब अपने ख्वाबों की ताबीर चाहती हूँ और तुम जानते हो जो मैं चाहती हूँ वो हासिल करके रहती हूँ। वो बोलती रही और मैं सो गया। हर रात अमूमन जब थक जाते तो वो कोई ना कोई मंसूबा बनाती और मंसूबे की जुजियात पर बेतकान बोलती चली जाती और मैं सो जाया करता। उस शाम मैं बिन बुलाए उसकी कोठी चला गया। तबीयत कुछ नासाज थी। मैं गर्म कमरे में कुछ वक्त आराम करने की नीयत से बेडरूम में बंद हो गया था कि वो ना जाने किस दर से अंदर आई। मैं तो दरवाज़ा लॉक करके सोया था। वारिस, बड़े प्यार से उसने मेरे चेहरे पर हाथ रखकर पुकारा, जानते हो आज रात की पहली रात है। मैं बड़ी बेकुल और परेशान हूँ। बुर्दा फरोश अभी तक बच्चा लेकर नहीं आया, 7 बजने वाले हैं। वो हमेशा 6 बजे बच्चा मेरे हवाले कर जाया करता था। अगर वो ना आया तो तुम्हें कुछ करना होगा प्यारे, मेरी खातिर। क्यों परेशान होती हो, आ जाएगा। मैंने उसका हाथ हाथों में ले लिया। इस कारोबार में देर सवेर हो ही जाया करती है। ये महज कारोबार नहीं वारिस खान, उसने हाथ छुड़ा लिया। मेरी एक अहम ज़रूरत है। मेरा सितारा ठीक 8 बजे दूसरे बुर्ज में दाखिल होगा। अगर मुझे नया खून ना मिला तो मैं 10 बरस आगे चली जाऊंगी। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, मेरा रंग फीका पड़ जाएगा। मैं बूढ़ी नहीं होना चाहती। फिक्र ना करो, तुम खूबसूरत और जवान मेरे लिए रहना चाहती हो। यकीन करो अनोशा, मैं तुम्हें हर रूप और हर रंग में यूं ही चाहता रहूँगा। मत मुझे बहलाने की कोशिश करो। वो दहकती आवाज़ में बोली, मुझे बाहर सूरत बच्चे का खून चाहिए। अगर वो ना आया तो ज़रूरत तुम सर अंजाम दोगे। उधर स्वीपर कॉलोनी में चले जाना, उधर बच्चे रात तक गलियों में खेलते रहते हैं। अपनी ज़रूरत तुम खुद क्यों नहीं? नहीं, वो चीख उठी, मैं अपनी मदद आप नहीं कर सकती। तुम किस मर्ज़ की दवा हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसकी इत्तला पर जितना खुश हुआ था उसका हुक्म सुनकर उतना ही परेशान हो गया। मैंने किराए के एक गुंडे की खिदमत मुस्तार ले ली थी कि वो मेरी कोठी की निगरानी करेगा और जो शख्स बच्चे के साथ आए उससे बच्चा छीन लिया जाएगा। मेरा आदमी कामयाब रहा। मेरी कोशिश से एक मासूम जान बच गई, लेकिन वो जिनजादी चुड़ैल इतनी मुश्किल ड्यूटी मेरे सर लगा रही थी, शायद उसे बच्चा नहीं मिला। मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं कर सकती। उठो, मेरे लिए बच्चा ले आओ। मुझे कल तुम्हारी माँ को भी डोज देने जाना है। तुमने मुझे हमेशा रोके रखा, अब पानी तुम्हारी नाक से ऊपर आ गया है। परसों तुम्हारी माँ शादी की तारीख तय करने जा रही है। अब मैं उनको रोकूंगी? मैं तड़प कर उठा। नहीं अनोशा, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, तुम कुछ ना करना, बस खामोश रहो। कल हम इस मौजू पर बात करेंगे। उसने हाथ उठाकर कहा, मुझे बाहर सूरत ठीक 8 बजे खून चाहिए। सुनो वारिस खान, अगर तुम नाकाम लौटे तो खून तुम्हारा भी सेहतमंद और साफ है, लेकिन मैं चाहूँगी कि तुम माँ बहन और अपने लिए उस खून के साथ जिंदा रहो। शाबाश, चले जाओ। मैं सर झुकाकर बेडरूम से निकल गया, क्योंकि साहब तजुर्बात की बेशुमार तलखियाँ मेरे साथ थीं। उसने मुझे अपनी ज़रूरत के लिए भेजा था, लेकिन मैं फुटपाथ पर चलता रहा। उसने नई फिक्र दामनगीर कर दी। मैं जानता था
कि बेजी को उनके इरादे से रोकना नामुमकिन था और अनोशा की शैतानी कुव्वतों से भी आगाह था। मैं ना तो माँ को अपनी मजबूरी बताकर रोक सकता था और ना ही अनोशा को किसी कार्रवाई से बाज रखना मेरे इख्तियार में था। मैं सोच रहा था कि कैसे मैं सांप का सर कुचल सकता हूँ कि लाठी को भी टूटने से बचाया जा सके, लेकिन कोई तदबीर, कोई रास्ता मेरे सामने ना था। एक ही हल था, लेकिन खतरा था कि बेजी डॉक्टर नौशी को औलाद जिन तस्लीम ना करेंगी। मैंने उनकी राय मालूम करने के लिए एक दफ़ा अपने दोस्त साशान का जिक्र किया कि वह इंसानी रूप में मिलने क्यों नहीं आता, तो जवाब में बेजी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवाला दिया था कि जिन्नात को इंसानी रूप धारने का हुक्म नहीं है। फिर वह अनोशा को लेडी डॉक्टर कैसे मान सकती थी? वो मेरे झूठ पर नाराज़ हो जाती। फिर भी मैं एक कोशिश तो कर सकता था। चूंकि अनोशा ने मेरे जहन में 8 बजे से पहले वापसी का हुक्म भर दिया था, लिहाजा मेरे चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क ना पड़ता था। मुझे गैर इरादी तौर पर वापस उसके पास जाना था। मैं चक्कर खाता हुआ 7:55 पर उसके सामने जा खड़ा हुआ। कोई मसलहत थी, मजबूरी थी या उसकी भूल थी, वह मुझे हुक्मन बच्चा लाने पर मजबूर कर सकती थी, लेकिन ऐसी कोई बात न थी। जैसे बच्चा चुराने का फेल उसने मेरी स्वाबदीद पर छोड़ दिया था और मैंने अपनी स्वाबदीद इस्तेमाल करते हुए किसी बच्चे की तरफ देखने की भी कोशिश ना की थी। तो तुम भी खाली आए हो। उसके लहजे में किसी किस्म की तुर्शी और नाराज़ी न थी। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं इस तरह बूढ़ी हो जाऊंगी, इंसानों से मुंह छुपाने पर मजबूर हो जाऊंगी, घर में बंद होकर तुम्हारी रिवायती बीवी बन जाऊंगी? नहीं वारिस खान, ऐसा नहीं होगा। उसने गर्दन मोड़कर वाल क्लॉक की जानिब देखा। 8 बजने में सिर्फ 2.25 मिनट बाकी थे। मुझ पर जान निछावर करने वाले वारिस खान, आज मुझे अपना खून दे दो, उतना जितना मेरी ज़रूरत है। आओ यहाँ सोफे पर लेट जाओ। उसकी आंखों से रोशनी की किरण निकली और मैं उलझकर सोफे पर लेट गया। काश मेरे सारे हवास भी मुझसे छीन लेती। उसने सिर्फ कुव्वत मुदाफ़ियत छीन कर मुझे लोथ बना दिया था। माफ़ कर देना डियर, वो घुटनों के बल बैठ गई। तुम लोग डूबती ज़िंदगी को बचाने के लिए ब्लड डोनेशन के कायल हो सकता है मेरी नई ज़िंदगी के लिए तुम्हारी ज़िंदगी की कश्ती डूब जाए। मैं रिस्क ना लेती, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम जैसा महबूब कुर्बान कर रही हूँ। उसने मेरी गर्दन एडजस्ट की और झुकने लगी। उसके सफ़ेद मोतियों जैसे हमवार दांतों में से अचानक 2 दांत बाहर निकल आए, सुए की तरह गोल और तेज़ नोकदार दांत। मैं लहजा लहजा करीब होते देख रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा भी बिगड़ गया। मुझे यूं लगा जैसे किसी भेड़िए का चेहरा नीचे झुक रहा हो। रुक जाओ अनोशा, अचानक बूढ़ी अंदर आकर चीखी। वारिस को छोड़ दो, मैं बच्चा ले आई हूँ। अनोशा का चेहरा एकदम ऊपर उठा और चश्मज़दन में उसके दांत सुकड़ गए और अनोशा का खुश रंग चेहरा वापस आ गया। उसके हसीन चेहरे पर दिलों को मोह लेने वाली मुस्कुराहट खेलने लगी। मेरे कमरे में जाओ, बूढ़ी मशीनी अंदाज में बोल रही थी। तुम्हारा शिकार अंदर मौजूद है। अनोशा ने झुककर मेरे सीने पर थपकी दी और दौड़ती हुई कमरे से निकल गई। ये तुमने क्या किया मेहरबान खातून, मैंने लेटे लेटे शिकवा किया। मुझे इस जहन्नुम से फरार हो जाने दिया होता। मैंने खुद को एक मासूम जिंदगी पर कुर्बान हो जाने के लिए तैयार किया था। मैं अस्पताल से एक बच्चा उठा लाई हूँ जिसके वालिदैन को डॉक्टरों ने बता दिया था कि बच्चा चंद घड़ियों का मेहमान है। मर जाने वाले बच्चे के इवज तुम जैसी जिंदगी का सौदा कुछ महंगा तो नहीं वारिस खान? नहीं, 30 दिन बाद फिर यही खेल दोहराया जाएगा, मैंने उठते हुए कहा। तुम कब तक मुझे बचाओगी? नहीं, बूढ़ी के हलक से गुर्राहट उभरी। मैं इस डाइन को ये खेल जारी रखने की इजाज़त नहीं दूंगी। कल ये 7 बजे ड्यूटी पर चली जाएगी, तुम वापस चले आना। हम कुछ करेंगे, मेरे पास एक हल है। ठीक है, मैं कसलमंदी का बहाना करके बिस्तर पर पड़ा रहूँगा। नहीं, बूढ़ी ने कहा, अनोशा तुम्हें मेरे पास तन्हा नहीं छोड़ेगी। हस्बे मामूल चले जाना और 9 बजे वापस चले आना। चूंकि अनोशा के घर खाने पकाने का रिवाज ना था, इसलिए रात का खाना खाने मुझे बाहर जाना था। अनोशा अपने शिकार में मसरूफ़ थी। वैसे भी इस दरिंदा सिफ्त मखलूक से ज़्यादा वक्त दूर गुजारने का कोई ना कोई बहाना बना लिया करता। अगर मैं दिन का वक्त भी उसकी दिलदारी में गुजार रहा होता तो वो कब का मुझे फोक बना चुकी होती। खाना खाकर वापस लौटा तो वो गहरी नींद में डूबी हुई थी। एक रात मैंने उसके दिल में छुरी घोंपने का इरादा किया था, लेकिन छुरी घोंपने से चंद सेकंड पहले अनोशा के लब हिले और छुरी मेरे हाथ से छूट गई। सो जाओ प्यारे। उस रात भी खर्राटों के दरमियान वो बोली, आज की रात मुझे डिस्टर्ब ना करना।
काश वो जान सकती कि मुझे उसके वजूद से किस कदर नफरत है। उसके कुर्ब का एहसास ही कराहत आमेज था। मैं लिबास बदले बगैर दूसरी पट्टी से लगकर लेट गया और बूढ़ी के बारे में सोचने लगा जिसने मेरी जान बचाई थी और अनोशा के खिलाफ मेरी मदद करना चाहती थी। सुबह 9:15 बजे जब मैं वापस गया तो अनोशा ड्यूटी पर जा चुकी थी और बूढ़ी चमगादड़ की लाश से पर नोचने में मसरूफ थी। मुझे देखकर उसने मुर्दा चेहरा छुपाने की कोशिश ना की, वरना इससे कबल वह मुझसे छुपाकर गोश्त खाया करती थी। तुम चलकर आराम करो, वो हाथों से परिंदे का गोश्त तोड़ते हुए बोली। मैं फारिग होकर आती हूँ। गोश्त पका लिया करो, मैंने मशवरा दिया। नहीं, आग से गोश्त की असल ताकत जल जाती है, उसने एक बड़ा टुकड़ा उधेड़ते हुए जवाब दिया। मुझे कराहत से उबकाई आने लगी तो मैं वहां से भागकर बेडरूम में चला गया। मैं सोचने लगा था कि एक बूढ़ी चुड़ैल मेरे मुफाद में क्यों कुछ करने लगी। हो सकता है मैं नौजवान अनोशा की कैद से रहा होकर बूढ़ी का गुलाम बन जाऊं। किसी शैतान से भलाई की तवक्को ये बस ही थी। बूढ़ी आई तो मैं बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गया। वो सामने सोफे पर जा बैठी। मेरा पहला सवाल ये है वारिस खान, क्या तुम अनोशा से मोहब्बत करते हो? क्या कोई इंसान अनोशा की असलियत जान लेने के बाद मोहब्बत कर सकता है? मैंने जवाब दिया। हाँ, कर सकता है, वो तवील सांस लेकर बोली। जिस तरह मैं इंसान होने के बावजूद और ये जानते हुए कि तौबान जिन है उससे मोहब्बत करती रही हूँ। ओह, क्या तुम? मैं उछल पड़ा। मेरे लिए इंकशाफ अजीब ही था। हाँ, मेरा ताल्लुक नस्ल आदम से है, बूढ़ी खला में घूरते हुए बोली। मैंने अपनी कहानी सुनाने के लिए तुम्हें बुलाया है। मेरा बाप एक मारूफ आलिम दीन और मरकजी जामिया मस्जिद का इमाम था। हम दरसगाह से मुल्हिक मकान में रहते थे। बालाई मंजिल दूर से आने वाले शागिर्दों के लिए वक्फ थी। वहाँ 10 शागिर्दों के साथ एक नौजवान तौबान भी था। मियाँ जी उस पर बहुत मेहरबान थे। वो भी मियाँ जी की खिदमत में ज़्यादा वक्त सरफ करता। दरअसल वो मुझे चाहने लगा था, खिदमत के बहाने मुझे देखता था। मैं भी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती। मियाँ जी की तवज्जो खास से हम पुरुमीद थे कि हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन अचानक मियाँ जी ने मेरा रिश्ता अपने भांजे को दे दिया। तब मैंने वो फैसला किया जिसकी सज़ा आज तक भुगत रही हूँ। उसकी झुर्रियाँ आंसुओं से भर गई थीं। दुपट्टे के पल्लू से उसने चेहरा साफ करके सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, ये मोहब्बत चुड़ैल से भी ज़्यादा जालिम होती है। मैंने मोहब्बत में अंधी होकर एक आलिम दीन को रुसवा कर दिया। तौबान पहले मुझे बरेली ले गया, वहाँ उसने तालीम मुकम्मल की और फिर वो अपनी दुनिया में ले गया। तब मुझे पता चला कि तौबान इंसान नहीं बल्कि जिन है, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। जिनों के दरमियान इंसानी जिस्म के साथ रहना मुश्किल था, इसलिए तौबान के कहने पर काहिनों ने मुझे किसी अमल से गुजारा और मुझ में शैतानी कुव्वतें आ गईं। इंसानों की खुराक मुझ पर हराम कर दी गई। जिस जंग में शामान और दूसरे जिन मारे गए थे उसमें तौबान भी मारा गया। अगर तुम मेरी कफालत की जिम्मेदारी निभा सको तो मैं इंसानी जून में वापस आ सकती हूँ और तुम्हें भी अनोशा की गुलामी से निजात का रास्ता दिखा सकती हूँ। मैं मशरूत वादा नहीं करूँगा खाला। मेरा असल नाम जन्नत खातून है, वो रोते हुए बोली। मुझे मियाँ जी हाफ़िज़े कुरान बनाना चाहते थे, लेकिन मैं चुड़ैल बन गई। अब मैं अपने गुनाह और ख़ता का कुफ़ारा अदा करना चाहती हूँ। मैं आपको माँ का दर्जा दूंगा जन्नत खाला, मैंने पुरज़म लहजे में कहा। चाहे आप मेरी मदद ना करें, तुमने माँ कहा है तो मैं माँ बनकर अपने बेटे को शैतानों के चुंगल से निजात दिलाऊंगी। सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। साशान तुम्हारा दोस्त है, आज तुम उससे मिलने जाओगे। वहाँ एक चक्की है। जिस तरह तुम लोग टेलीफोन से पैगाम रसानी का काम लेते हो, बिल्कुल उसी तरह वो चक्की से पैगाम देती हैं। जब चक्की सीधे हाथ फेरी जाए तो ख़ानदान के तमाम जिन फ़ौरन हाजिर हो जाती हैं, और अगर उल्टे हाथ फेरी जाए तो जहाँ जहाँ ख़ानदान के जिन होंगे फ़ौरन मर जाएंगे। इसलिए चक्की पर हर वक्त एक जिन पहरा देता है। तुम वहाँ जाकर अनोशा और साशान को बुलवाने के लिए कहोगे। पहरे पर खड़ा जिन तुम्हें साशान का दोस्त और अनोशा के खावंद की हैसियत से जानता है। मैं निगरां जिन से बजरिया चक्की पैगाम देने की इजाज़त लूँगी और फिर उल्टी चला दूँगी। साशान, अनोशा और उनका चच्चा जो निगरानी पर मामूर है मर जाएंगे। चलें, मैं तैयार हूँ, मैं बेड से उतरकर बोला तो बूढ़ी जन्नत ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ जो ही उसके हाथ में गया, मैं शायद बेहोश हो गया। मैं कभी नहीं समझ सका कि साशान का ख़ानदान किसी गार में रहा करता था या ज़ेरे ज़मीन कोई जगह थी। अगर बाहोशो हवास वहाँ तक गया होता तो कुछ वसूख से कह सकता था। पहले दोस्तों के दरमियान से एक बिल्ली ले गई थी,
और दूसरी दफ़ा खाला जन्नत वसीला सफ़र बनी। मेरी आंख खुली तो मैं अपने पाँव पर खड़ा था। एक कुबड़ा सा बूढ़ा पत्थर से टेक लगाए बैठा हुआ था। नाकाशी, इसे पहचानते हो? खाला जन्नत ने मेरी जानिब इशारा किया। ये वारिस खान है। हाँ, मैं पहचानता हूँ। कुबड़े ने इस बात में अकड़ी हुई गर्दन हिलाई। लेकिन इधर कोई भी नहीं है। वारिस को साशान और अनोशा की ज़रूरत है। खाला जन्नत खिसकती हुई बदवज़ा चक्की के करीब हो गई। अनोशा इधर आने का क्या आई थी? शायद साशान को मिलने चली गई है। उनको बुलाना बेहद ज़रूरी है। नाकाशी, मैं बुलाती हूँ। इससे कबल के नाकाशी कुछ कहता या उसे रोकता, उसने झपट कर चक्की का हत्था पकड़ लिया। उस वक्त नाकाशी चौंक कर चीखा था। फिर उसके हलक से जख्मी भेड़िए जैसी धाड़ उभरी और वो उलटकर पत्थर से टकराया। ज़मीन हिली थी या मैं नाकाशी के गिरने से बेतवाज़ुन हो गया था। ऊपर छत से मिट्टी और कंकरियां मुझ पर बरसने लगीं। खसकम जहां पाक, खाला जन्नत ने हाथ झाड़ते हुए कहा। अब तुम आज़ाद हो वारिस खान, यहाँ से निकल चलें खाला। मैं बालों से मिट्टी झाड़ने लगा। देखिए, दीवारें शायद गिर रही हैं। हाँ, सब कुछ गिर जाएगा। कुछ गिर चुका है, कुछ मिट जाएगा। आओ, मेरा हाथ थाम लो। नहीं, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं वापसी का सफ़र होश में करना चाहता हूँ। अहमकाना बातें नहीं करते बच्चे। खाला का हाथ और लंबा हो गया। दरिया, पहाड़, जंगल और सहरा दरमियान में हायल हैं। उसने दूर खड़े खड़े अपने रस्से जैसे बल खाते लहराते हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अपने मकान के सामने था और खाला जन्नत करीब खड़ी थी। कई शनासा लोग गली से गुजर रहे थे। कई एक ने रुक कर मुझसे बेजी की खैरियत भी दरियाफ्त की। मुझे कोठी में पहुंचना है। अगर वो वापस नहीं आई तो अस्पताल वाले टेलीफोन पर उसकी मौत का पैगाम देंगे। तुम मेरे पैगाम तक इधर का रुख ना करना। वो चली गई तो मैंने कलाई मोड़कर वक्त देखा और हैरान रह गया। सिर्फ 5 मिनट गुजरे थे। कोकाफ का सफ़र और वापसी सिर्फ 5 मिनटों में सब कुछ हुआ। मैंने ताला खोला और अंदर जाकर बाले जिब्रील का मुतालिया करने लगा, मगर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। जहन में जैसे धुआं सा भरा हुआ था। तकरीबन 1 घंटे बाद खाला जन्नत ने आकर ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं मुतजाद कैफियत का शिकार हो गया। उस खूबसूरत और खातून अव्वल बनने की ख्वाब देखने वाली लड़की की मौत पर मुझे दुख भी हुआ और मासूम बच्चों की कातला गिद्ध की मौत ने खुशी का एहसास भी दिलाया। खाला के मुताबिक उसे अस्पताल से फ़ोन पर बताया गया कि डॉक्टर नौशी हार्ट अटैक की वजह से मर गई है। कॉलोनी के लोगों ने 3 दिन रस्म मातम निभाई। स्पार्ट चेहरों वाले आते और बेरस आवाज़ से ताज़ियत करते और चले जाते। औरतों को खाला ने कमाल अदाकारी से संभाले रखा। मेरे कानों में कभी कभी खाला के बैन भी टकराए। कातला मकतूला के लिए बैन कर रही थी। चौथे दिन मैंने अस्पताल से मौत का सर्टिफिकेट और डॉक्टरों से हमदर्दी के बोल हासिल किए। सभी डॉक्टर नौशी की तारीफें करते और उसकी नागहानी मौत पर अफसुर्दा थे। मेरी आंखों के कोने भी भीग गए। कुछ भी थी, लेकिन उसने मुझे बड़ा प्यार दिया। आज मैं उसकी कोठी में अपनी बीवी और 2 माओं के साथ रिहाइश पजीर हूँ, जिसे अनोशा ने अपने लिए खरीदा। बेजी और खाला जन्नत हज बैतुल्लाह के लिए तैयारियां कर रही हैं और मेरी बीवी तस्लीम अख्तर पहले बच्चे की विलादत के सिलसिले में अस्पताल के लिए तैयार हो रही है और मैं हमेशा की तरह सोफे पर बैठा बेडशीट की सुरख पट्टी को घूर रहा हूँ, जो उस जिनजादी के इखलाक और असूल की एक निशानी है। शादी होने तक उसने मुझे और ख़ुद को सुरख पट्टी अबूर करने की इजाज़त न दी। किस कदर मुतजाद फितरतों की मालिक थी वो खूबसूरत जिनजादी।